हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। 7 मिनट्स केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आइसोमेरिज्म के खजाने से एक और चुनिंदा मोती निकाल करके, और इसका नाम है टॉटोमेरिज्म। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बहुत छोटे छोटे ऐसी चीजें हैं जो आज हम सीखने वाले हैं। पहले ही मैं आपको बता दूं, जैसे अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन क्या होते हैं, इनोलाइजेशन क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड कुछ पॉइंट, और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है, इन सब के बारे में। वैसे तो इन सब के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फंडामेंटल्स में अपने। स्टिल टॉटोमेरिज्म के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक एक करके आज हम सारे टॉपिक को सीखेंगे, समझेंगे। टॉटोमेरिज्म के इस वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक आपको कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन, सारे तरीके, सारे एग्जाम्पल आपको सब एक साथ करते चलना है। कहीं पर भी बीच में कोई भी पार्ट स्किप करने की कोशिश मत करिएगा। इस वीडियो में मैं टॉटोमेरिज्म को इस हिसाब से कंप्लीट करने वाला हूं कि इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन उठता है तो उसका जवाब इस वीडियो में आपको मिलता जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं बेटा, तो नीट के एग्जाम में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेई के एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। ये आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फैशन बन गया है टॉटोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछना। ठीक है, तो आइए हम छोटे छोटे पॉइंट से स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये शानदार प्यारा सा अच्छा सा टॉपिक। नाम है टॉटोमेरिज्म। और पहले मैं देखता हूं कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें, जो छोटी छोटी बातें, जैसे कि फंडामेंटल्स क्या पता हो कि हमें टॉटोमेरिज्म बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप क्या होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। थर्ड पॉइंट इज एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस का भी यूज होगा इस वाले चैप्टर में, मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट में। अल्फा हाइड्रोजन का भी यूज होगा, ऑलरेडी मैं पहले फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता चुका हूं आपको, फिर भी दोबारा से। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पर भी इसका यूज होना है। टॉटोमेराइजेशन क्या होता है या फिर इनोलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। परसेंटेज इनॉल कंटेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टॉटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस। इतने सारे फंडामेंटल पॉइंट्स और इतने सारे सब टॉपिक्स को लेकर के टॉटोमेरिज्म का एक अच्छा सा टॉपिक बनता है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जानबूझ के रखेंगे, ताकि आपको अगर ये वीडियो कंप्लीट कर लेने के बाद भी कोई क्वेश्चन पूछे फिर क्या ही फायदा। ठीक है, तो आपको 10 वीडियो नहीं देखने हैं, जगह जगह से अलग अलग यूट्यूब चैनल से आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं उठानी है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, मैकेनिज्म भी सिखाऊंगा, साथ में आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और एग्जाम्पल भी कराऊंगा। तो एक ही जगह पर फुल पैकेज आपको मिलने वाला है। तो बहुत अच्छे से बच्चों अपना नोट ले लीजिए, नोट्स के साथ साथ एक पेन ले लीजिए, प्यार से बैठिए, थोड़ी देर का वीडियो आराम से पेशेंस के साथ अटेंड करिए, मोबाइल का बाकी यूज मत करिएगा, है ना। थोड़ा पेशेंस के साथ बैठेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, मजा आएगा। और इतना वादा कर रहा हूं कि वीडियो खत्म होने के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आ सकता है, ऐसा किसी बुक में नहीं आ सकता है, किसी पीवाईक्यू में नहीं आ सकता है जो टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड हो, लेकिन आपको उसका आंसर ना पता हो। ठीक है, तो चलिए बेटा छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अल्फा और बीटा हाइड्रोजन के साथ परिचय कराता हूं। देखिए बेटा, यहां पर लिखा है फंक्शनल ग्रुप। आप सबको पता है, जैसे मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारा क्या, CHO हो गया, है ना, या फिर मान लेते हैं कीटोन हो गया। ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप से जो कनेक्टेड कार्बन होता है, डायरेक्टली जो कार्बन लिंक्ड होता है, वो अल्फा कार्बन कहलाता है। और अल्फा कार्बन से जो कनेक्टेड कार्बन होता है वो बीटा कार्बन कहलाएगा। ठीक है, अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, और बीटा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा वो बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा बेटा, ये जो आपका अल्फा कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना मस्ट है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में अभी से रख लें। तो क्या सीखा हम लोगों ने, कोई भी मैंने यहाँ केवल 2 फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, बट कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो तो उससे कनेक्टेड कार्बन को, डायरेक्टली लिंक्ड कार्बन को, जो कि खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो वो कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन। और अगर उसके पास कोई हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन। तो इतना आसान है अल्फा हाइड्रोजन को समझना, अल्फा कार्बन को समझना। क्यों समझते हैं अल्फा कार्बन को, अल्फा हाइड्रोजन को, आगे अभी समझाऊंगा। फिलहाल के लिए अगर आपने ये चीज समझ ली है तो इसमें कुछ एग्जांपल आपके सामने गए हैं, 5 एग्जांपल्स। 5 एग्जांपल में आइए सबसे पहले हम लोग अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ठीक है, इस वाले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपसे कोई पूछे या कहीं आपको लगे कि ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से रिलेटेड है,
सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्राइमरी आपका जो फंक्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए। सो हियर इज दिस इज द फंक्शनल ग्रुप एंड दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज कीटोन। ओके, तो ये फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो गया बेटा जी? कीटोन हो गया। अब इस कीटोन यानी कि फंक्शनल ग्रुप से जो भी डायरेक्टली कार्बन कनेक्टेड है लाइक दिस एंड दिस, ये दोनों हमारे कार्बन क्या कहलाएंगे? अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन कहलाएगा और ये अल्फा कार्बन कहलाएगा। ध्यान रखना है, फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड अगल बगल ऊपर नीचे आगे पीछे जहां पर भी जो कार्बन मिलेगा वो सारे कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएंगे। ठीक है ना? हालांकि इतनी जगह मिलेंगे नहीं, बट ठीक है, ऐसा जानते रहना है कि मुझे फंक्शन ग्रुप से जुड़े अगल बगल जितने जहां बॉन्ड दिख रहा है डायरेक्टली हर एक कार्बन को एज अ अल्फा कार्बन सस्पेक्ट करना है अनटिल अनलेस कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग एश्योर ना कर लें कि वो sp3 है। आइए देखते हैं बेटा, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपके पास मिलेगा 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां मिलेगा 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल आपके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए इस वाले कंपाउंड में, है ना? तो पहचानना आ गया आपको। ये अगर अल्फा कार्बन है बेटा तो ये कार्बन क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन। और इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ इसके पास हो गए 2 बीटा हाइड्रोजन। ठीक है ना? तो अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन हम लोगों ने सब फाइंड आउट करना सीख लिया। आइए इसमें देखते हैं, ये रह गया आपका फंक्शनल ग्रुप और फंक्शन ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन ये है, डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन इस साइड ये है। ठीक है, तो इस साइड ये है, इस साइड ये है, तो ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। ठीक है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास और इसके पास भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो दोनों केस में बेटा 2-2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अच्छे समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये रहा आपका एक और फंक्शनल ग्रुप और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? एल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन ये है, लेकिन इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2 और sp2 होने की वजह से हम इसे अल्फा कार्बन नहीं मानेंगे। तो यहां अल्फा कार्बन ही नहीं है और बाकी उसके पास तो हाइड्रोजन भी नहीं है। नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे चलते हैं। अगेन सबसे पहला काम अपना क्या होता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करके सर्कल कर लीजिए। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड जो भी कार्बन है उसको ऐसे डॉट लगा दीजिए और देखिए कि उसके पास वही आपका अल्फा कार्बन कहलाएगा। सो दिस इज द अल्फा कार्बन एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास? तो अपन को दिख रहा है कि दिस अल्फा कार्बन कंटेन्स 2 हाइड्रोजन, वन इज रिप्रेजेंटेड इन दिस स्ट्रक्चर एंड अनदर इज हिडन एज पर द notation of bond line presentation. So properly here is 2 alpha hydrogen. तो ये जो 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए ये इस स्ट्रक्चर के अपने अल्फा हाइड्रोजन काउंट किए जाएंगे। अगेन इस स्ट्रक्चर के पे हम लोग मूव करते हैं। तो यहां पर ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड बेटा कार्बन ये है और ये इधर कनेक्टेड कार्बन ये है। ठीक है, so this is the alpha carbon and this is the alpha carbon because both have sp3 hybridization। तो इस वजह से दोनों अल्फा कार्बन कहलाएंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? इस अल्फा कार्बन के पास देयर इज 2 अल्फा हाइड्रोजन और इस अल्फा कार्बन के पास देयर इज 2 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो हम ऐसा पा रहे हैं कि इधर तो मुझे 2 अल्फा हाइड्रोजन मिले लेकिन इधर तो 2 मिथाइल ग्रुप मिले, यानी कि देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये हमारे पास कंप्लीट हो गए। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया बेटा? ठीक है, समराइज करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी अब। फंक्शनल ग्रुप उससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन कनेक्टेड विद दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। ओके, अब अल्फा हाइड्रोजन अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, कंडीशन समझ में आ गई, आपको किसी स्ट्रक्चर में या बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन में या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको अल्फा हाइड्रोजन के नंबर काउंट करने आ गए, है ना, अल्फा कार्बन को आइडेंटिफाई करना आ गया, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना आ गया, तो अब समय आ गया है कुछ और स्ट्रक्चर्स में इस चीज को अप्लाई किया जाए। ये हमारे पास एक तरफ एल्डिहाइड लिखा है, एक तरफ कुछ हमारे पास कीटोन्स लिखे हुए हैं बेटा। हमें क्या करना है? अल्फा कार्बन को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद फिर अल्फा हाइड्रोजन के नंबर काउंट करने हैं। सो दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और ये बेटा फंक्शनल ग्रुप है और हमें क्या सर्च करना है? अल्फा कार्बन। एंड व्हाट इज अल्फा कार्बन? द कार्बन विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद फंक्शनल ग्रुप। लेकिन यहां पर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है लेकिन फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड कोई डायरेक्टली कार्बन ही नहीं है। जब डायरेक्टली कोई कार्बन ही नहीं है तो यानी कि अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो यहां हम लिखेंगे देयर इज नो अल्फा कार्बन, ये बोल देंगे। अल्फा कार्बन नहीं है तो उसके पास हाइड्रोजन भी नहीं है,
ठीक है, तो ये हट गया यहाँ से, तो ये इसकी तो बात खत्म। नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे आते हैं। दिस इज द एसिटाल्डिहाइड एंड दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप नोन एज एल्डिहाइड। ये भी एक आपका एक एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से आप देखेंगे तो एक कार्बन ये कनेक्टेड है, दिस इज योर अल्फा कार्बन, एंड दिस अल्फा कार्बन कंटेन्स 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल आपके पास क्या हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए इस वाले स्ट्रक्चर में। आसानी समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। आगे देखते हैं बेटा, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन से कनेक्टेड कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन के पास जो टोटल हाइड्रोजन है वही आपके अल्फा हाइड्रोजन हो गए। सो हियर इज टोटल 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये डन। उसके बाद हम इधर आ जाते हैं, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप से अगेन कनेक्टेड यहां की बात करें, अभी पीछे भी देखा था बेंजल्डिहाइड है, तो जाहिर सी बात है बेटा ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इस वजह से इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो एल्डिहाइड के केस में जो कुछ फेमस एग्जांपल थे, बेंजल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, वो मैंने आपको बता दिए। इधर आते हैं कीटोन के केस में, एंड द फर्स्ट एग्जांपल इज एसीटोन। So first of all we have to encircle the main functional group, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और उसके बाद सेकंड काम होगा कि इस प्राइमरी फंक्शन ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को हम लोग एज अ अल्फा कार्बन असाइन करेंगे, केवल और केवल तब अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो तो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, टोटल 3 + 3 टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए इसके पास बेटा जी, है ना। और आसानी समझ में आ गया हमें। ये अपना एक फंक्शनल ग्रुप है, इससे कनेक्टेड ये कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इससे कनेक्टेड ये कार्बन ये अपना sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो केवल sp3 वाले से मतलब रखना है, और sp3 वाले के पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो इसके पास हो जाएंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, सारे स्ट्रक्चर में हमें अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करना आ गया। क्लियर हो गया सबको। बेटा प्लीज साथ साथ में नोट्स बनाते चलना प्लीज, है ना, क्योंकि ये आपके कंप्लीट नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा बेटा, वीडियो के साथ साथ आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगा। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस नोट्स से बाहर किसी भी एग्जाम में कोई एक सिंगल क्वेश्चन एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तो आपको भी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट रख करके एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसका तो कंप्लीट करते चलिए, है ना। जब आपको इस बात की श्योरिटी है कि यार बस ये वीडियो और इसके बाद सारा क्वेश्चन हमसे होता जाएगा, तो थोड़ा तो एफर्ट करना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल ऐसे बैठना नहीं है, वीडियो देखना नहीं है, वीडियो के साथ साथ आपको नोट्स भी बनाते चलने हैं, ठीक है। और जहां भी थोड़ा आपको लगे कि ये क्लियर नहीं हुआ, तुरंत उसको कमेंट सेक्शन में लगे हाथ वहीं पर टाइप करके मैसेज भी कर देना है, ठीक है। कर लेंगे इतना ना। चलिए आगे देखते हैं, अब क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग अल्फा कार्बन, क्या जरूरत पड़ गई अल्फा हाइड्रोजन निकालने की, क्यों हम लोग काउंट कर रहे हैं, आइए देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हमारे किसी बच्चे को अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना आ गया, जो कि आज आ गया, तो अल्फा हाइड्रोजन पता लगने के बाद कितने सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो इंटरलिंक्ड होते हैं, जो उससे जुड़े हुए होते हैं। आइए देखते हैं। पहला टॉटोमेरिज्म, जो कि हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट है आगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में जब हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, वहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी बेटा। नेक्स्ट है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल से जब हम हाइड्रोजन हटाते हैं तो बेसिकली ये अल्फा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल बनता है। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि एक हाइड्रोजन तो फंक्शनल ग्रुप से जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से जाएगा। तो जब अगर आपको अल्फा कार्बन पता होगा तभी आपको अल्फा हाइड्रोजन पता होगा, और तभी आप जाकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो वहां भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट दो बड़ी फेमस रिएक्शन है क्लास 12 कार्बोनिल कंपाउंड्स की या एल्डिहाइड कीटोन की चैप्टर से, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन बेटा केवल और केवल वही कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन shows aldol condensation in presence of dilute base, and carbonyl compound without having any alpha hydrogen shows Cannizzaro reaction in presence of concentrated base। ये दो बातें याद रखनी है। तो एक अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस में। तो एल्डोल और कैनिजारो एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड हैं। ध्यान रहेगी बात, समझ में आ गई ना। और ऐसे याद रखना है कि एल्डोल फॉर डाइल्यूट बेस और कैनिजारो फॉर कॉन्सेंट्रेटेड बेस, ये भी डिफरेंस है, वो भी ध्यान रखना है बेटा जी, है ना। तो टोटल आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 ऐसे टोटल, और सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी रिएक्शंस हैं,
है ना। लेकिन अभी जैसे परकिंस रिएक्शन हो गई, उसमें भी इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं क्योंकि ये बड़ी फेमस नेम रिएक्शंस भी हैं इसमें। एल्डोल और कैनिजारो की बात करूं तो हाइपर कॉन्जुगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वहां के लिए भी जरूरी है। और डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर इन विद 573 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। तो इतने यूजेस के बाद अब सवाल आता है कि ठीक है, आपने फंडामेंटल बता दिया, आपने अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना सिखा दिया, आपने अल्फा हाइड्रोजन का यूज सिखा दिया, आप मुझे बताया मुझे टॉटोमेरियम क्यों पढ़ाना चाहते हैं। यह दूसरा सवाल कि टॉटोमेरिज्म पढ़ने की जरूरत क्या पड़ गई। आइए सीखते हैं कि टॉटोमेरिज्म की जरूरत क्या पड़ गई। देखो बेटा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल हमारे पास है, हियर इज CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जाहिर सी बात है बेटा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है, एक एल्कीन है। ठीक है, और मेरा काम है इस एल्कीन में, मुझे बोला गया कि चलिए इसमें वाटर ऐड करिए। वाटर का एडिशन हम लोग क्या कहेंगे, इसको हाइड्रेशन। क्या कहलाएगा, हाइड्रेशन। तो बेसिकली हाइड्रेशन हमें कराना है किसका, एल्कीन का। और हमें पता है यहां पर वाटर में H+ होगा एंड OH- होगा। एल्कीन हमारी सिमेट्रिकल है तो कोई डाउट नहीं, हम इस बॉन्ड को किधर भी ब्रेक कर दें। एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड वीक होता है तो जो वीक बॉन्ड होता है वही आसानी से ब्रेक हो जाएगा। जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, चूंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है तो चाहे इस कार्बन को दे दीजिए चाहे उससे जुड़े दूसरे कार्बन को दे दीजिए, दोनों चल जाएगा। तो अगर मैं पाई बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूं तो ये जो एक और एक, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे बेटा, इस वाले कार्बन को मिलेंगे। जैसे इस कार्बन को मिलेंगे ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। यहां हो जाएगा बेटा जी नेगेटिव और यहां हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो, अब क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड तो कनेक्टेड ही है, वो पहले से कनेक्टेड है। अब क्या होगा, यहां पर अटैक होगा यहां पर इन दोनों का। तो मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के केस में नहीं जा रहा हूं, सीधा सीधा प्रोडक्ट बना के दिखा रहा हूं। तो होगा क्या, यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये जुड़ेगा इससे नेगेटिव वाले से और ये नेगेटिव जुड़ेगा इस पॉजिटिव वाले से। अगर मैं सीधा चलूं प्रोडक्ट बनाने की तरफ तो मैं ऐसा पा रहा हूं कि ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखो इस CH2 से कौन जुड़ा बेटा, OH जुड़ गया, तो यहां हमने लिख दिया OH। और उस CH2 से कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन, तो मैंने यहां लिख दिया हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर मैं इसको थोड़ा सही से लिखने की कोशिश करूं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमने पाया कि क्या प्रोडक्ट बन गया बेटा हमारा, एल्कोहल इज द मेजर प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये तो एक कंडीशन हो गई। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे। सपोज दैट हमारे पास एल्कीन ना होकर के अल्काइन हो, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा। और हम लोग इसमें अगेन क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन ये क्या कहलाएगा, ये तो एल्काइन कहलाएगी, है ना। और चूंकि हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा जी, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन बोलेंगे। और अगेन यहां पर OH- होगा, H+ होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। हमें पता है एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक बार में अगर कोई ब्रेक करने की बात आए तो केवल पाई बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि वो वीक नेचर का है। ठीक है, एक बार में केवल एक बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, चूंकि इसको भी अगर मैं 20 से कट करूं तो इक्वल हाफ मिल रहे हैं दोनों तरफ, इसका मतलब ये एक सिमेट्रिकल अल्काइन का एग्जांपल है। तो पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा बेटा, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और जब इस तरह से ब्रेक हो जाएगा तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड CH बन जाएगा। ठीक है, और इधर चार्ज लग जाएगा नेगेटिव, इधर चार्ज लग जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को मैंने दे दिए। आप चाहें तो इस वाले कार्बन को भी दे सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्काइन है तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये जो OH- है और ये H+ है, H+ है तो इसको नेगेटिव से जोड़ देंगे और ये माइनस है तो इसको प्लस से जोड़ देंगे। ठीक है, यही काम हो जाएगा। तो अगर मैं प्रोडक्ट बनाने की बात करूं बेटा तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH हो जाएगा बच्चा। ठीक है, यहाँ पर CH के साथ क्या जुड़ रहा है, OH जुड़ रहा है, तो यहाँ हमने लगा दिया OH लगा दिया और ये H इसके साथ जुड़ गया तो ये फिर ये हो जाएगा एक हाइड्रोजन इसके साथ और लग गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सही से रिप्रेजेंट करना चाहूं बेटा तो ये एक्चुअल में क्या कहलाएगा, ध्यान से देखिए। इसको अगर मैं सही से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये कहलाएगा CH2, क्या कहलाएगा, CH2 कहलाएगा, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH कहलाएगा, ये कहलाएगा। ठीक है, ये कहलाएगा। अब देखो, लेकिन होता क्या है कि ये तो आपको दिख रहा है, ये आपके रिएक्शन के ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे ये प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है बेटा। फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, आइए देखते हैं। जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है यहां पर वो बन जाता है
CH3CHO, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है ये, ठीक है, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट कहलाएगा CH3CHO, यानी कि एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड विल बी द मेजर प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट। यहां पर आप देखेंगे बेटा, तो यहां पर देखेंगे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाया जा रहा है और आईयूपीएसी नेम में इसको हम लोग बोलते हैं इन। OH पाया जा रहा है, आईयूपीएसी नेमिंग में इसको हम लोग बोलते हैं ऑल। तो एक्चुअल में यहां पर क्या बन गया, इनॉल बन गया, ठीक है। और यहां पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप पाया जा रहा है, तो इसे हम लोग बोल देंगे कीटो ग्रुप। ग्रुप या बोल के कीटो फॉर्म बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या बोलेंगे, कीटो फॉर्म, और इसे बोलेंगे इनॉल फॉर्म, ठीक है। फॉर्म मतलब बेसिक रिप्रेजेंटेशन, दैट्स इट। अब देखो बेटा, जब हमने अल्काइन की रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो होपफुली मैंने ऐसा सोचा था कि यार ये बनेगा कुछ, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा था, लेकिन मेजर प्रोडक्ट ये बन गया। अब जरा सोचो इससे ये बना कैसे होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है, वो देखो डबल बॉन्ड कहां चला गया, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में चला गया, तो बॉन्ड का हो गया मूवमेंट, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान से जरूर कीजिएगा कि यहां पर क्या दिख रहा है हमें, एक इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे, लेकिन अभी इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन आ गए हैं, और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास था वो हाइड्रोजन उठ के कहां आ गया, इस कार्बन के पास आ गया है, ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा कि हाइड्रोजन का मूवमेंट हुआ और बॉन्ड का मूवमेंट हुआ, ठीक है, और इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बात आ रही समझ में? जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सिर्फ उतना तो बोलिए ना, मैं आपको कोई टर्म नहीं दे रहा हूं, कोई सिखा नहीं रहा हूं कुछ। आप कहिए कि हाँ सर, यहां पर जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन था वो कार्बन के पास आ गया, यानी कि हाइड्रोजन का मूवमेंट हो गया। दूसरी बात आप कहिए कि जो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में था वो डबल बॉन्ड अब कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में हुआ, तो बॉन्ड का मूवमेंट हो गया। बॉन्ड की अगर बात करें बेटा, तो हम लोग बॉन्ड को ग्रीक वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्मोस बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड में डेस्मोस मतलब होता है बॉन्ड, और चूंकि बॉन्ड का मूवमेंट हुआ है, और मूवमेंट टर्म को दिखाने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ट्रॉपिज्म, तो एक्चुअल में ये टर्म क्या कहलाएगा, ये डेस्मोट्रॉपिज्म कहलाएगा। डेस्मोस यानी कि बॉन्ड, ट्रॉपिज्म यानी कि मूवमेंट, ठीक है। तो यहां पर बॉन्ड का मूवमेंट हुआ, तो हम लोग इस पूरा फिनोमिनन को क्या बोलेंगे, डेस्मोट्रॉपिज्म बोलेंगे। साथ में यहां पर एक हाइड्रोजन का मूवमेंट हुआ है, और वो हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड था, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से कनेक्टेड था, तो 100% ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो प्रोटॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन का मूवमेंट हुआ है तो प्रोटोनोट्रॉपिज्म कहलाएगा। प्रोटॉन चूंकि H+ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, और किसी के ऊपर भी प्लस लगा दें आप तो वो कैटायन कहलाता है, और कैटायन का भी मूवमेंट हुआ है, चाहे प्रोटॉन बोले चाहे कैटायन बोले, कैटायन का भी मूवमेंट हुआ है, तो एक और टर्म आएगा कैटायनोट्रॉपिज्म, ठीक है। और ऐसा पाया गया बेटा कि ये और ये फॉर्म जो थे, ये एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में थे, इस वजह से इसका एक और नाम पड़ गया डायनेमिक आइसोमेरिज्म। तो टोटल टॉटोमेरिज्म को किन किन नामों से जाना गया, पहला नाम हो गया टॉटोमेरिज्म, दूसरा नाम हो गया डेस्मोट्रॉपिज्म, तीसरा नाम हो गया कैटायनोट्रॉपिज्म, चौथा नाम हो गया प्रोटोनोट्रॉपिज्म, पांचवा नाम हो गया डायनेमिक आइसोमेरिज्म। इतने सारे पॉइंट्स हो गए, बात आ गई समझ में? तो सवाल ये आया बेटा कि हमने ऑब्जर्व किया था कि ये बनेगा, लेकिन बना ये, तो सोचा गया आखिर कैसे बना होगा, तो मैकेनिज्म देखा गया, तरीका सीखा गया, तो पता चला कि ये बन गया। फिर सवाल आया कि आखिर क्यों बना होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात आई, है ना। C डबल बॉन्ड O बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, उन सारी बात आई जो आगे हम सीखेंगे आगे चल करके, ठीक है। तो यहां से टॉटोमर एराइव हुआ, यहां से टॉटोमेरिज्म की ओरिजिन हुई, यहां से इसका जन्म हुआ, यहां से पढ़ना जाना स्टार्ट हुआ। क्लियर हो गई बात? अगर ये प्रोडक्ट फाइनली बन जाता, ये इसमें कन्वर्ट नहीं होता, तो हम कभी टॉटोमेरिज्म पढ़ते ही नहीं। तो जो मैंने लिखा यहाँ पर व्हाई टॉटोमेरिज्म, आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको कि टॉटोमेरिज्म की जरूरत क्यों पड़ी और टॉटोमेरिज्म कहां से ओरिजिनेट हुआ। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा जी। और नेक्स्ट हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने इस टॉटोमेरिज्म को क्लासिफाई कर दिया है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉटोमेरिज्म? तो टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या कहती है कि कंपाउंड्स whose स्ट्रक्चर डिफर मार्केटली इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। आपने देखा था ना कि दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एटम के अरेंजमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट थे, बट विच एग्जिस्ट इन इजी रैपिड इक्विलिब्रियम आर कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। और मैंने अभी कहा ना कि कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म एक दूसरे के साथ रैपिड डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, इस वजह से भी इसको हम डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। क्यों होता है ये? अभी आपको सिखाया कि एक हाइड्रोजन जो था वो ओसिलेट कर रहा था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास से निकला जाकर के कार्बन के पास जुड़ गया,
ऑक्सीजन एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है और ये चीज मैंने आपको मेटामेरिज्म में बता रखा है। तो देखिए क्यों होता है ओरिजिनेट, ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बिटवीन टू पॉलीवैलेंट एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ये बात ध्यान रखनी है। प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होगा, ये एक रिवर्सिबल इंट्रामॉलिक्यूलर चेंज हुआ। इंट्रामॉलिक्यूलर क्यों, विद इन द मॉलिक्यूल बॉन्ड में चेंज आया, विद इन द मॉलिक्यूल एटम की पोजीशन में शिफ्टिंग हुई और चेंज आया। तो हमें किसी दूसरे की सहारा नहीं लेना पड़ा, कोई दूसरे मॉलिक्यूल का कंपाउंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ इसमें, बस मीडियम का इन्वॉल्वमेंट होगा बस। एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट में दोनों में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन्हीं दोनों में बन सकता है, सॉलिड स्टेट में तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया गया था कि फॉर सॉलिड स्टेट में जितने भी आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिलेंगे आप उनके लिए उनका एक्टिव मास 1 मान लेंगे, बताया ना, तो इस वजह से उनकी में तो एग्जिस्ट करना ही नहीं है। फिर आता है ऑल्सो नोन एज, मैंने सब बता दिया, कैटाइनोट्रोपिज्म बोलते हैं, प्रोटोनोट्रोपिज्म बोलते हैं, डेस्मोट्रोपिज्म बोलते हैं, डायनेमिक आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, कैटालाइज्ड बाय, देखो अपने आप से कीटो इनॉल में और इनॉल कीटो में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, आपको कुछ ट्रेसेस ऑफ एसिड और बेस लेना पड़ेंगे, मतलब 1-2 ड्रॉप एसिड के बेस के आप जैसे मिलाएंगे ये रिएक्शन बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यह स्टार्ट हो जाएगी। तो ट्रेसेस ऑफ एसिड और बेस विल बी एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ टॉटोमर ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्या है, टॉटोमर ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो दे आर ऑल्सो नोन एज फंक्शनल आइसोमर। और अभी कल वाले जो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आपको मिला था, आपने उसमें देखा था कि मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था, मैंने कहा था कि सबसे पहला प्रायोरिटी हम किसको देना है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म को देना है, देन टॉटोमेरिज्म को, देन आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म को देना है। तो जितने भी आपके पास टॉटोमर के एग्जांपल दिखाई देंगे, चूंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप का पैटर्न चेंज हो जाएगा, बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, इस वजह से वो फंक्शनल आइसोमर के भी एग्जांपल होंगे, साथ में टॉटोमर के भी एग्जांपल होंगे। तो अगर ऑप्शन में आया है कीटो एंड इनॉल फॉर्म आर, तो बोल देना है कि बोथ, बोथ मतलब कि वो आपस में फंक्शनल आइसोमर भी हैं, वो आपस में टॉटोमर भी हैं। लेकिन अगर आपको बोथ ऑप्शन में नहीं है और केवल एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, टॉटोमेरिज्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो बोलिएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत अच्छे से बेटा टिप पे रहे, सबसे पहले रिंग चेन आइसोमेरिज्म, देन टॉटोमेरिज्म, देन फंक्शनल आइसोमेरिज्म, देन मेटामेरिज्म, और उसके बाद फिर आता है चेन एंड देन पोजीशन। इस तरह से टोटल 6 स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं और इस सीक्वेंस में हमें बॉक्स टिक करने होंगे। ठीक है, और इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, तो ध्यान रखना है बेटा कि इस टॉटोमेरिज्म हैव नो इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि बॉन्ड लेंथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा टॉटोमेराइजेशन के बाद। ठीक है, और दूसरी बात ध्यान रखना है, आगे भी नोट में मिलेगा, जब एक टॉटोमर में एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाती है, तो उनके सिग्मा में, उनके पाई बॉन्ड के नंबर में, उनके लोन पेयर के नंबर पे भी कोई चेंज नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसे उसने पूछा एसिटो एसिटिक एस्टर के इनॉलिक फॉर्म में कितने सिग्मा पाई होंगे, तो आपको क्या करना है, उसका इनॉलिक फॉर्म ड्रॉ नहीं करना है, एक्चुअल में एसिटो एसिटिक एस्टर ही बना दीजिए, उसमें जितना सिग्मा पाई होंगे उतने ही सिग्मा पाई उसके इनॉलिक फॉर्म में होंगे, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज, तो टॉटोमर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम का साइन लगाते हैं, ये वाला, ठीक है, ऐसा साइन लगाते हैं, इक्विलिब्रियम का साइन। ठीक है, इस बात को ध्यान रहे। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं किन किन कंडीशंस में हमें टॉटोमेरिज्म देखने को मिलेगा, यानी कि अगर हमें कोई कंपाउंड पूछा गया कि दिस कंपाउंड शोज टॉटोमेरिज्म और नॉट, आपको पता करना है तो आप किन किन कंडीशंस को उसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाए। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मैं आपको जनरल कंडीशन लिखा रहा हूं, जिस कंडीशन पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स या फिर एग्जांपल्स आ जाएंगे। देखिए, एक्स डबल बॉन्ड वाई, एक्स से कनेक्टेड एक कार्बन होगा, एक्स से कनेक्टेड एक कार्बन होगा, और कार्बन से कनेक्टेड एक एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अब ये तो हमने बहुत बेसिक बात लिख दी, अब इसके अंदर की बात सुनिएगा। एक्स शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वाई शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, बीच में डबल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, आप इसको हटा नहीं सकते हैं, ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, ये रहेगा ही रहेगा। कार्बन, यहां पर जो कार्बन दिख रहा है आपका, ये कार्बन क्या हो जाएगा आपका, अल्फा कार्बन हो जाएगा, और इसके पास जो हाइड्रोजन दिख रहा है वो आपका अल्फा हाइड्रोजन या फिर इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनोलाइजेबल
तो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कहलाएगा ये। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। आइए मैं करता हूं इस चीज को अप्लाई करके मैं कुछ आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। आपको उसमें देखना है कि क्या ये कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट एग्जांपल इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? सी डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया आपका कीटो। फिर यहां से जुड़ा एक कार्बन, उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए, 2 वैलेंसी मैंने फ्री रखी है, जो जोड़ना होगा बाद में जोड़ लीजिएगा। ठीक है, अब बताइए ये सी क्या है, कार्बन क्या है, एक्स, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन क्या है, वाई से कंपेयर कर लीजिए इसको। आपको पता है कार्बन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि मैंने बोला वाई विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एक्स विल बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखिए वहां पर ये कंडीशन मिल गई। एक्स से कनेक्टेड होगा एक कार्बन, देखो एक्स से कनेक्टेड है कार्बन, और ये कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट शर्त है, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और साथ में इसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये सारी शर्तों को मान रहा है। तो ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म? इस सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कीटो फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीटो फॉर्म बोलेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे? टॉटोमेराइजेशन या फिर इनोलाइजेशन करेंगे। कीटो को इनॉल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? एकदम साधारण, आसान, प्यारा सा, सुंदर सा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख जाए, उस अल्फा हाइड्रोजन को उठाइए, पकड़ के ले जाइए, और जो उस स्ट्रक्चर में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, उससे हाइड्रोजन को चिपका दीजिए, जोड़ दीजिए, बॉन्ड बना दीजिए, उसकी साइड लिख दीजिए। बस इतना काम करना है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को उठा के इस ऑक्सीजन को दे दिया, क्योंकि इस कंपाउंड में ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इस कार्बन का एक हाइड्रोजन चला गया, 2 वैलेंसी पहले खाली थी, अभी भी खाली है। सिंगल बॉन्ड लिखा, कार्बन लिखा, सिंगल बॉन्ड लिखा, ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन आ गया। अब मुझे बताओ बेटा, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 ही बॉन्ड बनाता है ना। तो अगर ऑक्सीजन एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिया तो ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना चुका है, तो अब डबल बॉन्ड तो रह नहीं जाएगा। तो डबल बॉन्ड किसके बीच में आ जाएगा? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा? ये सी डबल बॉन्ड सी की वजह से इन कहलाएगा, और ये OH की वजह से क्या कहलाएगा? ऑल कहलाएगा। तो एक्चुअल में कौन सा फॉर्म कहलाएगा? इनॉल फॉर्म कहलाएगा। आगे बात समझ में? तो ये आइसोमर का कौन सा, ये टॉटोमर का कौन सा टाइप कहलाएगा? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कहलाएगा। चलिए दूसरे एग्जांपल चलते हैं। आईमाइन इनामाइन, देखिए क्या होता है, सी डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C, और इसके पास एक हाइड्रोजन और उसके पास 2 वैलेंसी खाली। इस कार्बन का भी कोई हाइड्रोजन जोड़ करके आप इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लीजिए, नहीं बाद में लगे कि यार कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है। अब बेटा इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं आईमाइन फॉर्म। क्या बोलते हैं? आईमाइन। ठीक है, ध्यान रहे, आईमाइन बोलते हैं। अब इसका हम क्या बनाएंगे? टॉटोमर बनाएंगे, यानी कि नेक्स्ट फॉर्म बनाएंगे। अब हमारा बच्चा क्या देखेगा? वो बोलेगा कि सर देखिए ये क्या है, एक्स है, ये डबल बॉन्ड है, ये वाई है, एक्स कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्स के पास एक कार्बन है, कार्बन से जुड़ा एक हाइड्रोजन है। और आप इसका अगर टॉटोमर बनाने जाएंगे तो आप ही ने सिखाया है कि हाइड्रोजन को उठाओ, अल्फा हाइड्रोजन को उठाओ, और इस कंपाउंड में, इस स्ट्रक्चर में जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि नाइट्रोजन है, उसके साथ जाके चिपका दो। यही सिखाया आपने, वही हम करेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ठीक है, और इस कार्बन की 2 वैलेंसी पहले भी खाली थी, अभी भी खाली है, पड़ा रहने दो। सिंगल बॉन्ड CH लिख दिया हमने। ठीक है, और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अब ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि इसके साथ नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन से भी जुड़ना है। ठीक है, ऐसे जोड़ दिया हमने, और डबल बॉन्ड यहाँ आ गया अपने पास। आगे बात समझ में? ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये फॉर्म क्या कहला रहा था? ये था हमारा आईमाइन, और ये हमारा फॉर्म हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी रख लीजिए, NH रख दीजिए, तो अब ये हो जाएगा NH2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं NH2 लिख दे रहा हूँ, या एक साथ लिख दो NH, और फिर एक और हाइड्रोजन रहेगा तो ये NH2 हो जाएगा। तो देखो बेटा ये चीज क्या कहलाएगी? ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन कहलाएगी, और NH2 को हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर क्या कहलाएगा? इन अमाइन कहलाएगा। तो ये आईमाइन, आईमाइन, इन अमाइन टॉटोमर कहलाएगा। अगला चलते हैं नाइट्रोसो ऑक्साइन। नाइट्रोसो में क्या होगा बेटा जी? देखो N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इसके पास
एक हाइड्रोजन एटलीस्ट तो होना ही होना चाहिए। अब देखिए ये कहलाएगा आपका X, ये कहलाएगा डबल बॉन्ड, ये कहलाएगा Y। X से जुड़ा है एक कार्बन, उसके पास है एटलीस्ट एक हाइड्रोजन। अब मैं बोलूं कि बेटा इसका टॉटोमर बनाना है, तो आप बोलेंगे हमें सिखाया गया है कि इस कंपाउंड में जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको उठाइए और उसको कहां लेके जाइए, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो उसके पास, और उसके जो डबल बॉन्ड है उसको जस्ट बगल में शिफ्ट कर दीजिए। उसका जो डबल बॉन्ड है बगल में शिफ्ट कर दीजिए, उसका डबल बॉन्ड है बगल में शिफ्ट कर दीजिए, यही करते जाना है। उसका जो डबल बॉन्ड है बगल में शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड, यहां पर 2 वैलेंसी पहले भी खाली थी, पड़ा रहने दो। अब ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया, और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके पास क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बेटा, ये ध्यान रहे, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहे, बहुत ही अच्छे से ध्यान रहे, ये है ऑक्साइम। और ऑक्साइम आगे चल करके बेटा हम लोग पढ़ेंगे सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक बार अब दोबारा पढ़ने को मिलेगा, जहां पर हम इसके सिन और एंटी फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दोबारा इसके दर्शन होंगे, तब तक के लिए एक बार देख के रखिए। अब आते हैं, लास्ट है नाइट्रो, एसी नाइट्रो। देखिए अगेन हमने क्या लिखा, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसके पास एक हाइड्रोजन और 2 वैलेंसी यहां पर फ्री है। टॉटोमेराइज करना है बेटा, देखो NO2 ग्रुप पाया जा रहा है, NO2 ग्रुप इज नोन एज नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन उठ के कहां चला जाएगा, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। देखिए बेटा यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, लेकिन हमारा बच्चा बहुत स्मार्ट है, बहुत सियाना है, वो समझता है कि सर ये X, ये डबल बॉन्ड, ये Y, और हमारा जो अल्फा हाइड्रोजन है वो Y से जुड़ेगा, ना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी उससे कंफ्यूज नहीं होना है, जो अपनी शर्त है X डबल बॉन्ड Y वाली, वही फुलफिल करते चलना है। तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा C, 2 बॉन्ड यहाँ पर पहले भी बैलेंसी फ्री थी, और आपको पता है डबल बॉन्ड जस्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ गया, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन लगा रहा, ठीक है। तो इस तरह से आपका बन गया ये दूसरा फॉर्म, और इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, AC फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AC फॉर्म बोलते हैं, तो ये याद रखना है, ठीक है, AC फॉर्म बोलते हैं। अब देखो बेटा AC फॉर्म में ये जो आपका हाइड्रोजन है ये किससे लगा हुआ है, ऑक्सीजन से। और आप सबको पता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और आपको ये भी पता है बेटा कि अगर कभी भी हाइड्रोजन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या फिर सल्फर से कनेक्टेड होता है तो ऐसा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है। वो मैं बाकी समय भी बात कर सकता था, लेकिन चूंकि एग्जाम में ये आता है इस वजह से उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो ये हाइड्रोजन आपका बेटा एक क्या हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। और अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो हमें ये पता रहना चाहिए कि ये 100% ऐसा होगा कि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आगे चल करके क्या करेगा, H+ रिलीज करेगा, करेगा, पक्का करेगा। तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और अगर ये एसिडिक है तो ये किस में घुल जाएगा, बेस में सोल्यूबल होगा। तो इस वजह से हमें याद रखना है ये क्या होगा, सोल्यूबल इन बेस, सोल्यूबल इन बेस, ठीक है बेटा जी, ये याद रखना है। इस पर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ चुका है, ये बात ध्यान रहे बहुत अच्छे से कि जो हमारा नाइट्रो AC फॉर्म में AC वाला फॉर्म होता है, वो AC फॉर्म चूंकि एसिडिक नेचर का होता है, इस वजह से वो बेस में सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो कल को अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एग्जाम्पल है CH3, ठीक है, कार्बन के पास ये हो गया NO2, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास हो गया CH3 का होल ट्वाइस C, अगर मान लो मैंने ले लिया, ठीक है, एक कार्बन ले लिया और 1 2 CH NO2 ले लिया। अब मैंने ले लिया CH3 होल थ्राइस C NO2 ले लिया, ये 3 एग्जाम्पल ले लिए, और मैंने पूछा कि बताओ इसमें से कौन सा बेस में सोल्यूबल होगा, कौन सा नहीं होगा। तो आपको ऐसे बताना है कि देखिए सर ये हो गया X, ये हो गया डबल बॉन्ड Y, इससे जुड़ा ये हो गया अल्फा कार्बन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये जो नाइट्रो फॉर्म है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये नाइट्रो फॉर्म अपने AC फॉर्म में कन्वर्ट होगा। AC फॉर्म में एसिडिक हाइड्रोजन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन एसिडिक प्रॉपर्टी रखेगा, तो जाहिर सी बात है बेस में सोल्यूबल होगा, तो ये तो बेस में सोल्यूबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सोल्यूबल इन NaOH, सोल्यूबल इन NaOH। इसकी बात करूं तो देखो ये हो गया आपका X, ये हो गया डबल बॉन्ड Y, X से जुड़ा हुआ कार्बन हो गया, इसके पास एक सिंगल हाइड्रोजन है। तो अगेन ये भी बेटा टॉटोमेराइज होगा, ये अपने नाइट्रो फॉर्म को AC फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। AC फॉर्म के पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, तो वो जो हाइड्रोजन होगा वही
बेस में घुलने के लिए जिम्मेदार होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, सोल्यूबल इन बेस हो जाएगा। लेकिन मैं इसकी बात करूं तो देखो यहां पर ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इससे जुड़ा ये कार्बन, और इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा। अगर इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कभी भी H+ रिलीज नहीं करेगा अपने एसी फॉर्म बनाने के बाद, और अगर एसी फॉर्म बनाने के बाद H+ रिलीज नहीं करेगा तो बेटा फिर क्या हो जाएगा, ये बेस में घुलेगा ही नहीं, तो ये बेस में सोल्यूबल नहीं होगा। तो ये कहलाएगा हमारा इनसोल्यूबल इन बेस, इनसोल्यूबल इन बेस। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई बात बेटा? तो ये 3 एग्जांपल में से आपको पता चल गया कि इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। नाइट्रो एसी फॉर्म में बेस में सोल्युबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में आए हैं बेटा। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमारा बच्चा अब स्मार्ट बन जाएगा और ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करेगा। चलिए बेटा, अब हम कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में आपने देख लिया कि आपको X डबल बॉन्ड Y, जिसमें X विल बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड Y विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे में जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम X है उससे जुड़ा हुआ कार्बन, उसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और वो कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कंडीशन नंबर 1 इज कंप्लीटेड एंड कंडीशन नंबर 1 में हमने 4 डिफरेंट एग्जांपल्स ले लिए थे, वो भी कंप्लीट हो गया। कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं बेटा जी। कंडीशन नंबर 2 क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन अटैच टू फ्यूज्ड कार्बन एटम डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है बेटा, तो देखो यहां पर ये जो रिंग आपको दिखाई दे रही है ना, ये रिंग कैसे दिखाई देगी? कोई पेन है विनोद जी, वहां से दीजिएगा। हाँ ठीक है, देखो बच्चों यहां पर क्या है, ये आपको जो दिख रहा है ना ऐसे, ध्यान से सुनना, ये क्या है, ये रिंग ऐसे बनी है बेटा, ये रिंग ऐसे बनी है, बस इतनी। अब इसके बाद यहां से एक ऐसे बाहर की तरफ एक रिंग निकली हुई है। फ्यूज्ड रिंग का मतलब समझना, ये समझ में आ रहा है ना, बाहर से, और इस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है। क्लियर? तो इस बात को ध्यान रखना बेटा, है ना, इसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये यहां पर कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब समझिएगा बात को, करना क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए हमने ये लिखा है ना, और यहां पर हमने दूसरा ये लिख दिया ऐसे, ठीक है, और यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है, ये दूसरी रिंग है जो मतलब आउट ऑफ द प्लेन है। अब आपको देखना है कि ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इससे कनेक्टेड कार्बन ये है तो ये अल्फा कार्बन है, और इससे कनेक्टेड कार्बन ये है तो ये अल्फा कार्बन है। डन? लेकिन अब ये देखना है बेटा कि ये जो अल्फा कार्बन है वो जो पर्पल वाले कलर से रिंग बनी हुई है उससे जाके फ्यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर वैसे तो मुझे ब्रेट रूल वगैरह सिखाना चाहिए, लेकिन उसे मैं आपको सिखाऊंगा कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में, अभी नहीं। अभी तो बस आप ऐसे समझ लीजिए जैसे मैं आप समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर ब्रेड रूल अभी मैं लगा नहीं रहा हूं, यहां पर है ना, ब्रिड हेज कार्बन, ब्रेड रूल, वो सब हम कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में एंगल स्ट्रेन वगैरह डिटेल में सीखेंगे। लेकिन एक बात को समझिएगा बेटा, अगर मैं इसका इनॉल फॉर्म बनाऊं तो आप कहेंगे कि सर ये डबल बॉन्ड यहां लगा दीजिए और हाइड्रोजन यहां लगा दीजिए, तो आप सोचिए यहां पर क्या आ जाएगा, यहां एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यही तो होगा ना। तो आप जरा सोचो कि यहां पर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, sp2 निकल के आएगा, और sp2 का शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और यहां पर आपको दिख रही स्ट्रक्चर क्या ट्राइगोनल प्लेनर बनने के लायक है? नहीं। तो फिर क्या होगा, रिंग में खिंचाव स्टार्ट हो जाएगा, है ना, रिंग अपनी फ्रीडम के लिए लड़ेगी, रिंग अपने मॉलिक्यूल को, अपने एटम को दूर दूर रखना चाहेगी ताकि स्टेबिलिटी गेन कर सके, पर वो इस चीज में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो एंगल स्ट्रेन, बहुत ज्यादा खिंची हुई रिंग, बहुत टेंशन में, स्ट्रेस में रिंग रहेगी, और इस वजह से ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि जब कभी भी ऐसा कार्बन, अल्फा कार्बन किसी रिंग से फ्यूज हो रहा हो तो वो कभी भी हमारे लिए अल्फा कार्बन का काम, अल्फा कार्बन होते हुए भी टॉटोमेरिज्म का काम नहीं कर पाएगा। इतनी बेसिक सी बात समझनी है बेटा, ठीक है। एग्जांपल मैंने दे दिया, आपके नीट के एग्जाम में पहले आया हुआ है, जेई के एग्जाम में आया हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंडीशन नंबर 3 एंड द लास्ट कंडीशन, इन नेगेटिव चार्ज इन एनी स्ट्रक्चर, if negative charge is present in resonance with more electronegative atom, then the compound will show tautomerism। आगे बात समझ में? जैसे देखिए, अब मैं आपको बहुत प्यार से चीज जो समझाने चल रहा हूं उसको समझिएगा। देखिए, जब कभी भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि बताओ ये स्ट्रक्चर टॉटोमेरिज्म शो करेगी कि नहीं करेगी, तो आपको बस वही लगाना है, वो जो अपना पहली कंडीशन सीखी है, X डबल बॉन्ड Y और X से कनेक्टेड कार्बन, एंड कार्बन शुड कंटेन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एंड अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कंडीशन लगानी है। अभी दूसरी कंडीशन हमने इसमें ये ऐड कर लिया कि हमारे जो अल्फा कार्बन है, इट शुड नॉट बी फ्यूज्ड विद एनी अदर रिंग।
ठीक है, इट विल इनहेंस या इंक्रीज द एंगल स्ट्रेन। इस वजह से एंगल स्ट्रेन बढ़ने की वजह से रिंग में एक स्ट्रेस क्रिएट होगा और इस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने आंसर टिक किया, आपको पता लग गया कि हाँ ऑटोमेटिज्म शो करेगा, आंसर टिक किया, क्वेश्चन खत्म। कंडीशन नंबर 3 के बारे में दूर दूर तक नहीं सोचना है। फिर आपके सामने एक क्वेश्चन आया कि ऑटोमेटिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, आपको लग रहा है कि नहीं करेगा अपनी उन्हीं पुरानी कंडीशन को फॉलो करते हुए। जैसे ही आपको ये लगे कि ये स्ट्रक्चर टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगी, तुरंत अपने दिमाग पे ऐसे 2 बार टैप करिए और याद करिए यार कंडीशन नंबर 3 एक बार लगा के देख लेते हैं ना। जब आपको फाइनल आंसर सबमिट करना हो तो बिफोर सबमिटिंग द फाइनल आंसर एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि कंडीशन नंबर 3 तो नहीं लग रही है इसमें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अगर गलत होगा तो इसी वाले लेवल पे आकर के गलत होगा। तो ध्यान रहे कब लगाना है, मैंने बता दिया आपको, है ना, सब जगह नहीं देखना है। जब आपको कंफर्म हो कि टॉटोमेरिज्म इन जनरल रूल से नहीं सॉल्व हो रहा है, मतलब ये नहीं शो कर रहा है, तो कंडीशन नंबर 3 शुड बी अप्लाइड। ओके, आगे देखते हैं। अब कैसे देखेंगे वो समझिए, मतलब कब देखेंगे बता दिया, कैसे देखेंगे वो समझिए। सपोज दैट दिस इज अ स्ट्रक्चर और मुझे बताना है कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के अड़ोस और पड़ोस वाले जो कार्बन हैं ये दोनों तो खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इनसे तो उम्मीद है नहीं आपको। तो थोड़ा नीचे उतरिए तो आपको दिखेगा ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं क्योंकि डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो यहां से वो उम्मीद नहीं है। थोड़ा और नीचे उतरिए तो आपको मिलेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किससे कनेक्टेड है? हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन वाला बॉन्ड हम कर देंगे ब्रेक। जैसे हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ये H+ के फॉर्म में निकल जाएगा एंड नाइट्रोजन विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन ने एक्वायर किया है, अभी जो उसके ऊपर आके लग गया है, अब आप देखिए क्या ये नेगेटिव चार्ज उस कंपाउंड में मौजूद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ रेजोनेंस में है, हाँ या ना? आइए देखते हैं। ये नेगेटिव चार्ज हुआ और रेजोनेंस आपको पता है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यही रेजोनेंस है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यही रेजोनेंस है, फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये रेजोनेंस है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये रेजोनेंस है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये रेजोनेंस है। एक और है पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर जो अलग है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहां पर बेटा देखो ये रहा नेगेटिव चार्ज, ये रहा सिंगल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, फिर ये रहा सिंगल बॉन्ड, फिर ये रहा डबल बॉन्ड और फिर ये रहा ऑक्सीजन यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। So in this structure, after the formation of the anion, the negative charge is in resonance with more electronegative atom. So this structure basically fulfilling the condition number 3. So this structure is an ideal example of tautomerism. It will show the tautomerism and it will tautomerize in their next form or next structure. आगे बात समझ में? तो इतनी बेसिक सी बात है बेटा, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपने पास है, आइए आप अपने आप से लगा के देखिए इसको। आप ऐसे बोलिए कि यार ये रहा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन ये दोनों हैं। अच्छा एग्जाम में आपका पॉइंट क्या होगा? यही ना यार ये दोनों अल्फा कार्बन है, नहीं क्योंकि sp2 है तो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जैसे आपने बोला टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तुरंत आपने बोलिए क्या बोलना है, यार एक बार कंडीशन नंबर 3 भी तो लगा के देख लेते हैं, तभी सोचना है। फिर आप क्या करेंगे, ये इन दोनों की वजह से तो नहीं कर रहा क्योंकि तो sp2 है, तो थोड़ा थोड़ा नीचे उतरिए, यहां आइए, इधर से नीचे उतर के यहां आइए, बोलिए फिर से तो sp2 है, फिर से नहीं करेगा। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे इस वाले पे, ये है क्या? कार्बन है, ये तो sp3 है ना क्योंकि सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है दोनों साइड से। बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। अगर एक हाइड्रोजन में H+ के फॉर्म में निकाल दूं तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या ये नेगेटिव चार्ज इस स्ट्रक्चर में मौजूद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ रेजोनेंस में है, हाँ या ना? आइए देखिए, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ रेजोनेंस में है, इस वजह से ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। आगे बात समझ में बेटा? तो इतना आसानी से मैंने आपको कंडीशन नंबर 3 बता दी है और इस तरह से आपका टोटल जो भी कंडीशन प्रॉपर हो सकती थी, सारे टॉटोमेरिज्म की कंडीशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आपको बहुत सारी प्यारी प्यारी स्ट्रक्चर दिख रही होंगी और आपको पता भी होगा मैं आपसे क्या जानना चाह रहा हूं। जितने भी स्ट्रक्चर यहां पर गिवन है, इन सारे स्ट्रक्चर में आपको 1 बाय 1 हर एक स्ट्रक्चर को देखना है। अगर उसका कोई जनरल नाम है तो बताना है,
अगर वो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो उसका बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन बनाना है। हर एक स्ट्रक्चर में आपको फंक्शनल ग्रुप लिखना है कि क्या होगा। हर एक स्ट्रक्चर में अल्फा कार्बन आपको आइडेंटिफाई करना है और हर एक स्ट्रक्चर में आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके लिखना है। और फिर हर एक स्ट्रक्चर में आपको बताना है कि दिस स्ट्रक्चर विल शो टॉटोमेरिज्म और नॉट। इतने सारे काम अगर आप ढंग से मेरे हिसाब से कर लेंगे, फिर आप देखेंगे कि आपकी नॉलेज अब टॉटोमेरिज्म लेके कहां तक पहुंच गई है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, अभी भी कह रहा हूं बेटा, बहुत ईमानदारी से वीडियोस बनाए जा रहे हैं और जिस हिसाब से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाना चाह रहा हूं, आप मेरे अकॉर्डिंग चल लेंगे तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना आसान लगने लगेगी, इतनी आसान लगेगी, बिल्कुल घर पे बैठ करके पिज्जा बर्गर खाने के लायक हो जाएगी। इतनी इजी लगने लगेगी, यार कुछ भी तो नहीं है इसमें, तो मजे भी आ रहे हैं, सीखने को भी मिल रहा है और डर भी खत्म हो गया, क्वेश्चन भी निकल रहे हैं। आगे बात समझ में? तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा पहले वाले एग्जांपल से। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा एग्जांपल है ये एसिड हमारा बेंजल्डिहाइड का एग्जांपल हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर कोई कॉमन नेम है तो बता देना, तो ये बेंजल्डिहाइड है। फिर फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करिए, सो दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। एंड फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन को देखिए, ये है आपका कार्बन और ये कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ रीजन लिख देना है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इस वजह से हमें इससे मतलब ही नहीं रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चलते हैं, ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप से ये भी कार्बन कनेक्टेड है और इस साइड जाएंगे तो ये कार्बन कनेक्टेड है, दो कार्बन कनेक्टेड है। ये वाला जो कार्बन है वो तो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इससे उम्मीद है। ठीक है, अब इसके पास कितने हाइड्रोजन है, जाहिर सी बात है ये एक CH3 है। ठीक है, इसका नाम क्या है, एसिटोफिनोन, तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो जो टॉटोमेरिज्म शो करेगा वहां पर मैं डबल टिक कर दूंगा। हालांकि सबसे बेहतर ये होगा कि इस वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, उसके बाद मेरे साथ मैच करा लें, ये सबसे बेहतर तरीका है। नेक्स्ट है अपने पास एसीटोन, और एसीटोन में ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, टोटल इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, इसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप हो गया बेटा जी, ये इसके बाद अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, उसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन ये है। ठीक है, तो ये दोनों अल्फा कार्बन हो गए, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, तो टोटल इसके पास कितने हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन या 4 इनोलाइजेबल हाइड्रोजन हो गए, तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। इस कंपाउंड की तरफ मूव करें, ये एसिटाल्डिहाइड कहलाएगा, ये फंक्शन ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, इस पे चलें, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये फंक्शन ग्रुप है, तो इसके पास नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन की बात करना तो बेईमानी हो गई, भूल जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन है बेटा, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, बेंजोफिनोन। और फिर उसके बाद क्योंकि कीटोन है और दोनों तरफ आपके बेंजीन स्ट्रक्चर लगी हुई है, तो ये हो गया फंक्शन ग्रुप। ये कार्बन और ये कार्बन इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन ये दोनों कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इस वजह से ये कंपाउंड शो नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। अगले पे चलते हैं बेटा, ये स्ट्रक्चर हालांकि 1 2 3 4 5 ये गलत बनी हुई है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, इसको मैं अलग से बना के भी बता दूंगा, इसका अलग से बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये स्ट्रक्चर ऐसे है, ऐसे और ऐसे है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में, तो ये रहा बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप और ये रहा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड ये कार्बन है और ये कार्बन है, इस फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड ये कार्बन है और ये कार्बन है, और सारे कार्बन जो अल्फा कार्बन हम सस्पेक्ट कर रहे थे वो सब sp2 हाइब्रिडाइज है, तो नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो टॉटोमेरिज्म, तो इसको कट कर देना है। यहां पर बेटा ये रहा फंक्शनल ग्रुप, तो इससे कनेक्टेड कार्बन ये है, लेकिन ये तो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इससे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अब ये नहीं बोल रहे हैं कि इधर sp2 है इधर sp3 है, तो बड़ा कौन छोटा कौन जीता कौन हारा कौन, ये से बकवास नहीं करनी है। क्या बोलना है कि कंपाउंड में अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन है तो कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा, बस इतने से मतलब रखना है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना। अगर किसी बच्चे के मन में आया तो तुरंत बाहर निकाल दो इस बात को। फिर चलते हैं, इसके पास कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए ये कार्बन तो खुद sp2 हो गया, हाँ ये कार्बन sp3, इसके पास भी क्या हो गए,
2 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए बेटा इसके पास? 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो इस वजह से ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं अपन लोग। देखो बेटा ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये कार्बन अल्फा कार्बन और ये कार्बन अल्फा कार्बन। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये जो कार्बन है बेटा ये रिंग से फ्यूज हो रहा है, रिंग से फ्यूज्ड हो रहा है, फ्यूज्ड रिंग के साथ जुड़ा है, इस वजह से इससे उम्मीद नहीं है। और इस कार्बन की बात करें तो देखो इसके पास ये जुड़ा है किससे? फिनाइल से, ये भी जुड़ा है किससे? फिनाइल से। इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास हो गए, है ना। तो इस वजह से ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, नो टॉटोमेरिज्म। बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये आपके प्रीवियस ईयर का एग्जाम है का क्वेश्चन है, ठीक है, नो टॉटोमेरिज्म। इस वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप, ये रहा आपका अल्फा कार्बन। ये वाला कार्बन तो देखो क्या है? फ्यूज्ड रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये फ्यूज्ड रिंग से जुड़ा है तो इससे कोई मतलब है नहीं। इस वाले कार्बन पे चलेंगे तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। इसकी तरफ चलते हैं बेटा, तो देखो ये रहा फंक्शनल ग्रुप रहा, ठीक है, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा, नहीं अल्फा नहीं है क्योंकि ये sp2 ये sp2, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है, तो टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। जैसे आप सवाल करें कि नहीं शो करेगा, तुरंत आप सोचें यार कंडीशन नंबर 3 लगा लें। कंडीशन नंबर 3 लगाएंगे, इन दोनों से उम्मीद नहीं है, नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो ये sp2 ये भी sp2, इनसे कोई उम्मीद नहीं है, थोड़ा और नीचे उतरेंगे, ये वाला कार्बन मिल गया आपको। ये जो लास्ट में कार्बन मिला इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। अगर बेटा उसका एक हाइड्रोजन हम लोग H प्लस के फॉर्म में निकाल दें तो यहाँ चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ किस में आ गया? रेजोनेंस में आ गया। तो ये कंपाउंड पक्का टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है, तो ये शो करेगा। चलिए इसमें आ जाइए, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया बेटा, यहाँ पर देखो क्या है? 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो गए, और ये फंक्शन ग्रुप हो गया तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो गए, तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ये बेटा टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बताओ। ये कंपाउंड, बहुत गलतियां हो जाती बेटा इस कंपाउंड में, ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप तो देखेंगे फंक्शन ग्रुप, आपको लगेगा फंक्शन ग्रुप OH है, या आप ढूंढ रहे होंगे कीटोन, लेकिन आप इसको ऐसे देखिए, ये OH है, OH को आप क्या बोलते हैं? OL, और ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ईन। तो एक्चुअल में कौन सा फॉर्म है? ईन ऑल फॉर्म है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? फिनॉल, ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या पड़ता है? फिनॉल। देखो तो समझ में आया ना कि फिनॉल का नाम फिनॉल क्यों है? क्योंकि इसमें फिनॉल में इन और ऑल आता है। और आपको पता है बेटा कीटो इनॉल में कीटो भी टॉटोमेरिज्म शो करता है, इनॉल भी टॉटोमेरिज्म शो करता है, तो ये हमारा टॉटोमेरिक फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं देखो इसको फंक्शन ग्रुप है तो ये कार्बन sp2 ये कार्बन sp2, ये फंक्शन ग्रुप है ये कार्बन sp2 ये कार्बन sp2, तो टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा, नहीं शो करेगा तो कंडीशन नंबर 3 लगा लो। इसके नीचे उतरो, ये भी sp2 ये भी sp2, इसके नीचे उतरो, ये भी sp2 ये भी sp2 ये भी sp2 ये भी sp2, तो फाइनली कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बेटा जी जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल थी सबका मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, सिखा दिया, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत बार आया है, इसका नाम है बेंजोक्विनोन, ठीक है, इस वजह से। अब आते हैं कि मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, आपने सारे फंडामेंटल चीजें सीख ली। अब हम सवाल करेंगे कि टॉटोमेरिज्म का मैकेनिज्म क्या है, कैसे आखिर कोई कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड दिस रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा सबसे पहले, एंड दिस एग्जांपल विल बी CH3 CH3 को मैं CH2H के फॉर्म में लिख रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एंड दिस इज एसिटैल्डिहाइड, ये एसिटैल्डिहाइड है। हमने क्या किया बेटा, टॉटोमेराइज करना है तो पहले तो इक्विलिब्रियम का साइन लगा लें, ठीक है, और हम लोग यहां पर क्या लेंगे? ट्रेसेस ऑफ H प्लस या फिर OH माइनस लेंगे, और पहले तो शॉर्टकट लगाइए और जल्दी प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। ये अल्फा हाइड्रोजन, ये जो आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, आपको क्या मैंने ट्रिक बताया है, शॉर्टकट क्या बताया? हाइड्रोजन को जोड़ दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, और इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दो, बस, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? ऐसे लिखा आपने CH2, ठीक है, यहां पर कार्बन, इस ऑक्सीजन के साथ क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। कौन सा हाइड्रोजन? अल्फा वाला हाइड्रोजन पहुंच गया किसके पास? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के पास पहुंच गया, और ये डबल बॉन्ड जस्ट बगल में आ गया, तो ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, और ये हाइड्रोजन यहां लगा रहने दो। अगर इसको हम थोड़ा सही से लिखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, और ये कहलाएगा इनॉल फॉर्म। क्या कहलाएगा? इनॉल फॉर्म कहलाएगा ये तो आपका। और ये कौन सा? इसमें चूंकि CO पाया जा रहा है तो ये कहलाएगा कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म कहलाएगा। मैकेनिज्म नहीं सिखाया मैंने आपको ना अभी, अब मैकेनिज्म सीखिए,
ठीक है, आइए देखते हैं मैकेनिज्म क्या कहता है। ये जो मैंने बताया बेटा ये इक्विवेलेंट का साइन है कि ये इसके बराबर है, ये स्ट्रक्चर दोनों सेम ही है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग अब इसको। सबसे पहले आपने क्या लिया, इस वाले एसिटाइलडिहाइड में आपने ले लिया बेटा बेस ले लिया, या मैं नए सिरे से कर देता हूं बच्चों को परेशानी ना हो। आपने ले लिया CH2, एक ऊपर हाइड्रोजन ताकि CH3 हो जाए, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन ले लिया, ये हो गया आपका एसिटाइलडिहाइड। आपने थोड़ा सा बेस ले लिया, क्योंकि हम किस में सीख रहे हैं, इन एल्कलाइन और बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि ये एल्कलाइन या बेसिक मीडियम हमने लिख लिया, ये OH माइनस ले लिया। OH माइनस कहां से आया है, फ्रॉम बेस, फ्रॉम बेस से आया है। जो भी हमने बेस लिया होगा, बेस की तो आदत होती है बेटा OH माइनस रिफ्लेक्स करने की, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा और OH माइनस निकल आएगा। अब OH माइनस किसको ढूंढेगा, हाइड्रोजन को ढूंढेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन कौन सा, यहां पर तो दो हाइड्रोजन है, एक कार्बन से कनेक्टेड है, एक इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है। तो आपको बोलना है कि ये सब मत बताइए, हमें पता है हाइड्रोजन आएगा वही वाला जो अल्फा हाइड्रोजन होगा, पहले से कंफर्म है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यार इसका मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन है, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो ये OH माइनस क्या करेगा, इस H प्लस को निकाल लाएगा, तो ये जाएगा और इसको H प्लस के फॉर्म में निकाल लाएगा। जब निकाल लाएगा तो ये क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, और वाटर यहां से निकल जाएगा, तो इसका H प्लस निकल गया बेटा। जब इसका H प्लस निकल गया तो कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, बताओ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो H प्लस निकलेगा, तो कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH2, यहां लग गया नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, ये बन गया, आगे बात समझ में। अब यहां हम देख सकते हैं कि ये क्या है, निगेटिव चार्ज, ये है सिंगल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, तो इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी ड्रॉ करनी है। तो पहले तो रेजोनेंस का साइन बना लें, ये होता है रेजोनेंस का साइन। अब जैसे मुझे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है और मैंने अभी रेजोनेंस पढ़ाया नहीं है, फिर भी मुझे सिखाना है आपको, थोड़ा आप ध्यान देंगे बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट condition for drawing the resonating structure is in resonating structure और in canonical structure, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि there will be the identical position of group R atoms. There is no change in the position of group R atom as like in the tautomerism. tautomerism में चेंज हो रहा था, tautomerism में हाइड्रोजन कहीं और जा रहा है, लेकिन रेजोनेंस में बेटा हर एक एटम अपनी ही जगह पर रहेगा, चाहे आप लाख उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जितने एटम यहां पर दिख रहे हैं उतने ही एटम सिंगल बॉन्ड से जोड़ के यहां लिख दीजिए। ठीक है, केवल एटम, तो मैंने देखो CH2 लिख दिया, सिंगल बॉन्ड C लिख दिया, सिंगल बॉन्ड O लिख दिया, सिंगल बॉन्ड H लिख दिया। एग्जैक्टली सारे एटम उनकी पोजीशन पर मैंने बना दिए ना, कोई डाउट नहीं। अब आता है रेजोनेंस कैसे होगा, देखो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में रेजोनेंस है, और ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, और हमें पता है कि अगर जरूरत पड़ी तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होगा तो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, जो पाई बॉन्ड से कनेक्टेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसका जो पाई बॉन्ड है बेटा, जब वो ब्रेक होगा तो उसके दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, ऑक्सीजन को मिलेंगे। तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर इस वजह से कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। वो पॉजिटिव और पड़ोस में नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, आपस में क्या बन जाएगा, एक नया बॉन्ड बन जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये इसका दूसरा रेजोनेटिंग फॉर्म बन गया। तो आपने देखा क्या रेजोनेंस में कि देयर इज द आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ ग्रुप आर एटम बट द पोजीशन ऑफ चार्जेस आर डीलोकलाइज्ड, है ना। तो चार्जेस आर डीलोकलाइज्ड, बॉन्ड के पोजीशन चेंज होगी, चार्ज की पोजीशन चेंज होगी, लोन पेयर की पोजीशन चेंज होगी, लेकिन बेटा एटम की पोजीशन चेंज नहीं होगी। एंड सेकेंड पॉइंट इज द एरो का साइन, वो देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दो बातें याद रखिए कि ये है टॉटोमेरिज्म का साइन, ये है रेजोनेंस का साइन। इसमें एटम की पोजीशन चेंज होती है, इसमें नहीं होती है, ठीक है। इतनी बातें बेसिक हो गई। अब सुनो, अभी आपने क्या किया था, मीडियम आपका क्या है, मीडियम में आपने बेस ले रखा है, ठीक है। और आपके बेस, जाहिर सी बात है, केवल बेस थोड़ी ना होता, उसमें वाटर तो रहेगा, H प्लस OH माइनस तो बन ही रहा है थोड़ा थोड़ा करके। और वाटर की कैपेसिटी होती है, वो ऑटो प्रोटोलिसिस करता है, मतलब खुद से अपना H प्लस रिलीज करता रहता है। तो वो क्या करेगा, H प्लस रिलीज करेगा। तो जो इसका H प्लस गया था वो मीडियम से ये फिर से ले लेगा कि हमारा H प्लस वापस कर दो भाई, जो लेके गए थे स्टार्टिंग में। तो ये अपना H प्लस जैसे ही वापस लेगा बेटा, ठीक है, फिर से H प्लस आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, कहाँ से आएगा, फ्रॉम मीडियम,
मीडियम से जैसे H+ आएगा बच्चा, ठीक है। अगेन बताओ ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, इधर लग जाएगा OH, इधर लग जाएगा H। इसको मैं थोड़ा अगर सही से लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो बताओ बेटा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इनॉल फॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनॉल फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। और ये फॉर्म पहले स्टार्टिंग में क्या था, इसका क्या नाम था, इसका नाम था कीटो फॉर्म नाम था इसका, ठीक है। तो ये कीटो, ये इनॉल फॉर्म हो गया। क्या कहते हो, समझ में आ गई बात, अच्छे से क्लियर हो गई। तो ये रहा बेटा आपका मैकेनिज्म इन बेसिक और एल्कलाइन मीडियम। इस तरह से आपका कोई कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ठीक है, और थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना। सारा फंडामेंटल तो मैंने करा दिया। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो तो हो चुके हैं, ठीक है ना। इतने ही कॉन्सेप्ट पर मेनली आते हैं। और मेन तो बताऊं मैं आपको बेटा, नीट वाले जो बच्चे हैं उनको तो बस इतना पता रहे ये कंपाउंड ऑटोमेटिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, उतने से ही आंसर आ जाएगा। अब तो मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, आगे जो बढ़ रहा हूं, ये नीट के बच्चों के कॉन्सेप्ट को और इंप्रूव करने के लिए, कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने के लिए, और जेई बच्चों के लिए अब इन्वॉल्वमेंट आ गया इसमें चीजों का, ठीक है। आइए देखते हैं। अब आता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। पहले भी बता रखा है तो बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूं। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हम तब कहते हैं जैसे ये फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए अल्फा कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए भी अल्फा कार्बन। तो दो दो फंक्शनल ग्रुप से सपोर्टेड, और ये एक कार्बन है बेटा। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे मान लो हमारे पास CH4 है, इसको हम क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, इसे बोलेंगे मिथाइल। और इससे एक और हाइड्रोजन हटा देंगे ये कहलाएगा CH2। अब दो वैलेंसी खाली हो जाएगी, इसका नाम हो जाएगा मिथाइलिन, ठीक है। तो यहां पर बेटा जो कार्बन है वो एक्चुअल में क्या है, ये कार्बन CH2 ही तो है। जैसे ये कार्बन क्या है, CH2 ही तो है। ये कार्बन क्या है, CH2 ही तो है, ठीक है। तो अब इसको क्या बोलेंगे, मिथाइलिन। और एक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका अल्फा कार्बन दो दो फंक्शनल ग्रुप से सपोर्टेड है, तो ये इजिली इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कहलाएगा। अगर चॉइस की बात आएगी तो बताओ कि अगर अपने पास ये ए है, ये भी देखो अपने पास अल्फा हाइड्रोजन है ए, ये अपने पास बी और ये अपने पास सी। अगर क्वेश्चन आ जाए बताओ कि कौन से पोजीशन से हाइड्रोजन निकल के भागेगा इनोलाइज होने, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होने, आपको बताना है बी वाले से। क्यों, क्योंकि बी वाला एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का पार्ट है। क्योंकि बी के निकलने से नेगेटिव चार्ज बी पे लगेगा, और वो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस। तो दो दो तरफ से रेजोनेंस उसको सपोर्ट देगा, उसको स्ट्रेंथ देगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। इस वजह से आपको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का हाइड्रोजन को पहले हटाना है। आगे बात समझ में, बिल्कुल बिना किसी सेकेंड थॉट के आपको एकदम ही बात दिमाग में रख लेनी है बेटा। तो ये होता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप और उसका यूज हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। So there is the two type of system in tautomerism. First is the diet system and the second one is the triad system. और मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सबसे पहले अपने पास है HC ट्रिपल बॉन्ड N, और HC ट्रिपल बॉन्ड N is tautomerized in H N डबल बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कार्बन। ये कन्वर्ट हो गया किसमें, HNC में कन्वर्ट हो गया बेटा। थोड़ा क्लियर बना दो, HN डबल बॉन्ड एंड ये HNC में कन्वर्ट हो गया। अभी लिख लेते हैं, अभी समझाता हूं, पहले इसको कर लेते हैं। यहां पर अपने पास क्या है बेटा, यहां पर अपने पास है CH2, एक हाइड्रोजन यहां लिख दिया, C डबल बॉन्ड OH, और इसको टॉटोमेराइज करना है तो टॉटोमेराइज करके ये पहुंच जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H, ये बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों अब देखते हैं बेटा, इसको हम डायट सिस्टम क्यों बोल रहे हैं और इसको ट्रायड सिस्टम हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए। देखिए ये रहा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पहले किससे कनेक्टेड था, कार्बन से। अब हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड हो गया, नाइट्रोजन से। तो हाइड्रोजन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ठीक है। तो प्रोटोनोट्रॉपिज्म है। HCN का HNC में कन्वर्जन एक तरह से टॉटोमेरिज्म का एग्जांपल है। दूसरा CN और NC आपस में फंक्शनल आइसोमर भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक ऑप्शन चूज करना हो तो आप बोलेंगे टॉटोमर के एग्जांपल हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल आइसोमर के एग्जांपल है, या फिर बोथ। आगे देखिए। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा एक बात बताओ, जब हाइड्रोजन ने अपनी पोजीशन चेंज की तो आखिर में कितने एटम के बॉन्डिंग पैटर्न बदल गए, उनमें डिफरेंस आ गया, वो चेंज हो गए।
तो आप कहेंगे कि देखिए पहले कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन था, अब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया और साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से नाइट्रोजन एंड कार्बन दो एटम की बॉन्डिंग पैटर्न पूरी तरह से बदल गए। मैं बोलूंगा कितने एटम के बदल गए, तो बोलेंगे दो एटम के भाई। दो एटम मतलब डाई, डाई मतलब डायड सिस्टम, ये एक डायड सिस्टम का एग्जांपल बन गया। ठीक है, इधर आ जाइए, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन कहां पहुंच गया, इस ऑक्सीजन पे। यही तो हुआ है ना, देखो ये अल्फा हाइड्रोजन यहां पहुंच गया इसके पास। मैं पूछूं इस हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से कितने एटम के बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हो गए, तो आप बोलेंगे कि पहले कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन था, अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया है, यानी कि एटम नंबर 1 एटम नंबर 2 दो एटम के चेंज हो गए। फिर बोलेंगे आप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, अब कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया है, तो बेसिकली बेटा ये रहा नंबर 3। तो टोटल 1 2 3 3 एटम के बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हो गए। तो हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से 3 एटम उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3 एटम का बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, तो ये एक ट्रायड सिस्टम का एग्जांपल बनेगा। किसका एग्जांपल बनेगा, ट्रायड सिस्टम का। तो ये आपका एक एग्जांपल बन गया ट्रायड सिस्टम का, और ये बन गया डायड सिस्टम का। अब समझ में आ गया दोनों सिस्टम, चलिए बहुत अच्छा। अब हम आते हैं बेटा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब ये यहां पर एंड है टॉटोमेरिज्म का। अब हमें सीखना है परसेंटेज इनॉल कंटेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मन में सवाल आना चाहिए कि ये क्या आ गया अचानक से, परसेंटेज इनॉल कंटेंट क्या आ गया। आइए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखिए बेटा, जैसे अभी आपने क्या किया कि CH3, या पीछे यहीं से समझ लीजिए क्योंकि यहां बना हुआ है, ये CH3 CHO कन्वर्ट हो गया CH2 डबल बॉन्ड COH में। ठीक है, अब ये बताओ ये रिएक्शन हम कहां करा रहे हैं, हथेली में तो लेके करा नहीं रहे हैं कि हाथ में लेके रिएक्शन करा रहे हैं, है ना। हमने इस रिएक्शन को कहीं तो कराया होगा, किसी टेस्ट ट्यूब में कराया होगा, लैब में कराया होगा, और हमें पता है ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का साइन लगा हुआ है। जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन उसी डायरेक्शन में थोड़ा ज्यादा ओरिएंटेड होगी। इतनी सब बातें हमें पता है, इक्विलिब्रियम का बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम लोगों को पता है, केमिकल इक्विलिब्रियम का। अब बताओ बेटा, जब ये वाला कंपाउंड CH3CHO कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड OH, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब बेटा बताओ ये इसमें कन्वर्ट हो गया, अब टेस्ट ट्यूब में ये भी है, ये भी है, टेस्ट ट्यूब में कीटो भी है, इनॉल भी है। अब हमसे पूछ रहा है कोई, एक बात बताओ यार, इस टेस्ट ट्यूब में कीटो ज्यादा है कि इनॉल ज्यादा है, किसका परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है। यहां से क्वेश्चन एराइज होता है कि परसेंटेज इनॉल कंटेंट निकालने की जरूरत पड़े। फिर मन में आ सकता है बच्चों के कि सर परसेंटेज कीटो फॉर्म क्यों नहीं निकाल रहे हैं आप। अरे बेटा, जब परसेंटेज की बात हो रही है, दो ही फॉर्म है, एक की परसेंटेज आ गई, दूसरे को 100 से माइनस कर देना, अपने आप आ जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है। दूसरी बात, मेनली हम टॉटोमेरिज्म जो पढ़ते हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड के केस में पढ़ते हैं, जिसमें C डबल बॉन्ड ग्रुप पाया जाता है, तो वो इनोलाइज हो जाता है, यानी कि इनॉल में कन्वर्ट होता है। तो जैसे इनॉल में कन्वर्ट होगा, यानी कि कीटो का इनॉल में कन्वर्जन हो रहा है, इसलिए हम पढ़ भी परसेंटेज इनॉल कंटेंट ही रहे हैं। अच्छे से क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी बात को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई मोनोकार्बोनिल ग्रुप है, इसी में इसको भी समझा देता हूं यहीं पर। देखो बेटा, मोनोकार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या होता है, मोनो मतलब सिंगल, कार्बोनिल मतलब C डबल बॉन्डो ग्रुप। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक केवल एक C डबल बॉन्डो ग्रुप पाया जाए वो कहलाएंगे मोनोकार्बोनिल ग्रुप या फिर मोनोकार्बोनिल कंपाउंड। और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें दो C डबल बॉन्डो ग्रुप पाए जाए वो सब कहलाएंगे डाई कार्बोनिल ग्रुप या डाई कार्बोनिल कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है, यहां पर बताओ C डबल बॉन्डो एक ही पाया जा रहा है, तो ये मोनोकार्बोनिल कंपाउंड कहलाएगा, तो ये है मोनोकार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, आ जाओ बेटा, देखो अब मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में पाया जा रहा है C डबल बॉन्ड O, पाया जा रहा है ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है बेटा वो होती है 735, कितनी होती है, 735 किलो कैलोरी पर मोल होती है। क्लियर। देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मजबूत है कि नहीं मजबूत है, ये कैसे पता चलेगा। जैसे मान लो कोई इंसान है, हम कहते हैं वो इंसान बहुत स्ट्रांग पर्सन है ना, उसकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे पता चलता है कोई इंसान मजबूत है कि नहीं है। क्या देख करके, मस्कुलिनिटी देख करके तो नहीं पता चलता होगा,
क्योंकि बहुत सारे ऐसे मस्कुलिन बॉडी वाले ऐसे लोग होंगे जो हिम्मत हार जाते होंगे, फेल हो जाते होंगे, ठीक है, फेलियर उनकी भी लाइफ में आता है। तो इंसान की मजबूती किस बात से परखी जाती है? इस बात से परखी जाती है कि उसने कितने बुरे कंडीशन में स्टैंड लिया, उससे कोप अप किया और वो बाहर निकला जीत करके। हार नहीं माना, हिम्मत नहीं हारी। इस बात से किसी इंसान की मजबूती की परख होती है और पहचान होती है। उसी तरह से अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, तो आप कैसे पता करते होंगे इस बात को? आप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देते होंगे, टेम्परेचर देते होंगे, लेकिन जल्दी बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहा है। आपने 100, 200, 300, 400, 500, मतलब आप ऐसे सोचो ना कि आप एनर्जी बढ़ाते गए। अब जब 735 किलो कैलोरी एनर्जी आई तब जाके बॉन्ड ब्रेक हुआ। इतनी एनर्जी झेलने के बाद, या तभी तो बोल रहे हैं मजबूत बॉन्ड है। और मान लो किसी को आपने 10 किलो कैलोरी एनर्जी दी, फट से बॉन्ड चिटक गया, तो अब क्या बोलोगे? ये तो बड़ा कमजोर बॉन्ड निकला यार। बात आ रही समझ में ना? तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी से। उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, उसका अमाउंट, उसका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होता है, वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग कहलाता है, उतना ही मजबूत कहलाता है बेटा। ठीक है, तो वैसे ही इस चीज को हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यही चीज एक बात, अब देखो बेटा, यहां पर देखो मैंने क्या लिखा है, जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म ड्यू टू हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड दैट इज 735 किलो जूल पर मोल। और यहां पर लिखा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो 611 होती है। ठीक है, तो इस बात को समझना, यहां पर 735 किलो जूल लिखा हुआ है, किलो जूल पर मोल। यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाया जा रहा है, पाया जा रहा है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इसकी एनर्जी कितनी है? 611 किलो जूल पर मोल। अब मुझे बताओ बेटा, कीटो फॉर्म को इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होना है। कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में तभी कन्वर्ट होगा जब सी डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, लेकिन सी डबल बॉन्ड ब्रेक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगा, होगा भी तो बहुत कम होगा। जब उसके अमाउंट लेवल की एनर्जी पहुंचेगी तब जाके थोड़ा बहुत कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब बेटा हमारा रिएक्टेंट अपना बॉन्ड ही ब्रेक नहीं कर रहा है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा, और जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, और बनेगा भी तो बहुत कम बनेगा। तो उस टेस्ट ट्यूब में अगर मैं बात करूं कि कीटो ज्यादा है कि इनॉल ज्यादा है, तो बोलेंगे नहीं भाई कीटो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कीटो का बॉन्ड मजबूत है, कीटो जल्दी से अपना बॉन्ड ब्रेक ही नहीं करता है, तो कीटो जल्दी से इनॉल में कन्वर्ट ही नहीं होता है। तो इस वजह से कीटो फॉर्म का अमाउंट ज्यादा बना रहेगा। उसने बॉन्ड नहीं तोड़ा अपना, तो एकदम जैसा था वैसा वो ज्यादा बना है, तो अपनी आइडेंटिटी उसने लूज ही नहीं करी। तो जब कभी भी कोई मोनोकार्बोनिल कंपाउंड हो, तो जनरली मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में ड्यू टू हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देयर इज द हाई परसेंटेज ऑफ कीटो फॉर्म और लेस परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म। बात क्लियर हो गई? इतनी समझ में आ गई अच्छे से? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां लिखी हुई है, परसेंटेज इनॉल कंटेंट किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, दिस इज द एरोमेटिसिटी। तो ड्यूरिंग इनोलाइजेशन, if keto form is enolized and the enolic form contains aromatic character, then the percentage of enol form will be higher, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अगर किसी भी कीटो फॉर्म में या इनॉल फॉर्म में एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, तो एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं पाई बॉन्ड, इस वजह से उसकी परसेंटेज इनॉल कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा होता है रेजोनेंस। अगर कीटो इनॉल में कन्वर्ट हुआ, उसमें रेजोनेंस आ गया, तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और इस वजह से जिसमें भी रेजोनेंस पाया जाएगा उसका कंटेंट ज्यादा होगा। तो अगर इनॉल फॉर्म में रेजोनेंस प्रेजेंट है तो इनॉल फॉर्म की परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का प्रेजेंट होना। और उसके बाद है नंबर ऑफ सीओ ग्रुप। जितना ज्यादा सीओ ग्रुप होंगे, जैसे एक मोनोकार्बोनिल एक डाइकार्बोनिल, तो डाइकार्बोनिल में 2 सी डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका परसेंटेज इनॉल कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि बॉन्डिंग की बात कर लें, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे जैसे बढ़ेगी, जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा परसेंटेज इनॉल कंटेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देती है। क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग चिलेशन के नाम से भी जानते हैं, और ये कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जानी जाती है। तो जिस स्ट्रक्चर में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, वो उस कंपाउंड को थोड़ा सा स्टेबलाइज कर देगी, तो उसकी परसेंटेज, उसकी कंटेंट भी बढ़ जाएगा। एज पर दी डार्विन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वही हिट है, वही सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो जिसके बॉन्ड मजबूत हैं उसी का अमाउंट ज्यादा होगा।
एंड द नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर मान लो CO ग्रुप सेम हो गया तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लेंगे। और एक यहां पर नोट लिखा हुआ है बेटा, देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ड्यूरिंग इनोलाइजेशन। तो बेटा अगर किसी भी का कीटो फॉर्म है और इनॉल फॉर्म है तो इन बोथ कीटो एंड इनॉल फॉर्म देयर इज द सेम नंबर ऑफ अल्फा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। फॉर एग्जांपल यू हैव दिस एग्जांपल। अब आप यहां पर देख सकते हैं बेटा कि देखो कितने सिग्मा है इसमें, 1 सिग्मा, इसके बीच में 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन मतलब 2 सिग्मा, तो टोटल 3 हो गए, 3 + 1 4, 4 + 1 5, ठीक है, और 5 + 1 6, 6 सिग्मा और 1 पाई हो गया। इधर देख लो 2 3 4 5 6, यहां पर भी 6 सिग्मा 1 पाई, यहां पर भी 6 सिग्मा 1 पाई, ठीक है। यहां ऑक्सीजन के पास देखो 2 लोन पेयर, तो यहाँ 2 लोन पेयर है, यहां भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, तो यहां भी 2 लोन पेयर है। तो सिग्मा पाई लोन पेयर के नंबर बेटा कभी भी चेंज नहीं होते हैं, आप कुछ भी कर लें, है ना। कहने का मतलब आप कीटो को इनॉल में कन्वर्ट करें, इनॉल को कीटो में कन्वर्ट करें, लेकिन सिग्मा पाई और लोन पेयर के नंबर हमेशा सेम ही रहेंगे दोनों कंडीशन में। चलिए आगे देखते हैं। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टॉटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस। टॉटोमेरिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाई एज लाइक द साइन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम, एंड द रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस काइंड ऑफ एरो, है ना, ये बात ध्यान रखना है। In tautomerism, there is the change in the position of atom. That's why the tautomerism also known as the protonotropism or catanotropism, due to change in the position of delocalization of hydrogen atom. But there is the identical position of group R atom in the resonance. जैसा कि हमने पीछे resonating structure draw किया था, उसमें सिखाया भी था आपको। Tautomerism are definite or real structures. You can separate keto form and enol form from the mixture, but you cannot separate one resonating form from another resonating form, because these are imaginary structures, they are not real structures, they are also known as the canonical structures, okay। yahan par a different functional group, tautomerism have different functional group, but resonance have always have in all structures have same functional group। tautomerism shows dynamic equilibrium, but there is no such equilibrium is present in resonance, isme equilibrium jaisa kuch bhi nahi hota hai। Tautomerism does not affect the bond length, while in resonance there is the bond length change as seen. Next point, tautomerism does not affect the stability of molecule, while the resonance increases the stability of molecule। अभी पीछे हमने anion को stabilize किया with the help of resonance। So this is the basic difference between the tautomerism and resonance। I think ये point भी हम लोगों ने अच्छे से clear कर लिया, किसी बच्चे को कोई doubt नहीं होना चाहिए, confusion नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से आपका बेटा tautomerism complete हो गया, पूरी थियरी मैंने आपकी कंप्लीट करा दी, ठीक है। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दूंगा, ठीक है, कुछ अभी साथ में कर लेंगे, तो ये कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से हम लोग, ठीक है। आइए देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म एन इनोलेशन। अब मैंने यहाँ पर ना जो क्वेश्चन दिए हैं, बेसिक सी बात है, उसका उसका कॉन्सेप्ट क्या है, थीम क्या है, ताकि मैं हर एक अलग क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन की लैंग्वेज पूछूं आपसे, ताकि आप हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज के लिए फेमिलियर हो जाएं, एग्जाम में आए तो ये फियर ऑफ क्वेश्चन, फियर ऑफ लैंग्वेज, या फिर ये चीज समझ में कि ये हमें लैंग्वेज समझ में ना आई, एटलीस्ट ये तो कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा ना। आइए देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि यहाँ पर विच आर द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म एन इनोलेशन। कहने का मतलब कौन से ऐसी स्ट्रक्चर है जो कीटो से इनॉल में कन्वर्ट नहीं होगी। कीटो से इनॉल में कन्वर्ट होना ही इनोलाइजेशन या इनोलेशन कहलाता है। तो बेटा वही जो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा वही नहीं करेगा। देखो ये तो रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, और ये रहा आपका अल्फा कार्बन, और इसके पास रहा एक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर ये रहा फंक्शनल ग्रुप, और ये रहा आपके पास देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर रहा आपका ये फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और ये रहा अल्फा कार्बन, और इसके पास रहा 1 अल्फा हाइड्रोजन। ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, और ये कार्बन जो है वो खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो नो टॉटोमेरिज्म, एंड इसका मतलब नो इनोलाइजेशन। ये हो गया इसका आंसर। तो आंसर विल बी 4। क्लियर हो गई बात। बाकी सब टॉटोमेरिज्म शो करेंगे, बस वो नहीं करेगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स आर देयर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आप क्या करेंगे, ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, इससे कनेक्टेड कार्बन ये क्या रहा, ये आपका रहा अल्फा कार्बन। इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन।
ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरी चीज आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं, अगर इसके पास 2 हाइड्रोजन है और अगर मैं एक हाइड्रोजन यहां से हटा दूं तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो 2 + 2 = 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये गलती ना करें कि आपको केवल 2 दिखे, आपको 2 + 2 4 दोनों दिखना चाहिए, क्योंकि कंडीशन नंबर 3 में मैंने आपको बता रखा है कि जब आप हाइड्रोजन हटाएंगे तो जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा वो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ रेजोनेंस में पाया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज द कीटो एंड इनॉल फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड आर रिलेटेड टू। अब हमें पता है बेटा कीटो और इनॉल फॉर्म आपस में क्या कहलाते हैं? टॉटोमेरिज्म कहलाते हैं। और टॉटोमेरिज्म किसका पार्ट है बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को और हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो टॉटोमेरिज्म। अब आप इसको आसानी से खुद से कर सकते हैं। देखो ये तो बेटा इनऑल फॉर्म है, ये तो इनॉल फॉर्म है, ये तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ये आपका फंक्शनल ग्रुप, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन उधर से, एक इधर से, तो टोटल इसके पास कितने हो गए? 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ये आपका फंक्शन ग्रुप, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसके पास 2 अल्फा कार्बन है बट 0 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये फोर्थ इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर हमने टॉटोमेराइज कर दिया बेटा, आपको बहुत ऑलरेडी बता रखा है मैंने कि क्या हो जाएगा। ये हाइड्रोजन को उठा करके सीधा यहां लेके जाइए, है ना, और सारा उसी हिसाब से डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर जहां पर भी OH लिखा होगा और पूरा डबल बॉन्ड बन गया होगा, तो आपका स्ट्रक्चर ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो सिखाना मेरा काम है, आंसर तो आपको पता चल गया यही वाला होगा। ठीक है, और कहीं कुछ नहीं होगा। चलो डन। अब कैसे हुआ होगा, तो आप क्या करेंगे, ये H+ के फॉर्म में निकाल दीजिए, नाइट्रोजन के ऊपर लगा दीजिए नेगेटिव चार्ज। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए बेटा। ठीक है, कैसे बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। हम क्या करेंगे बेटा, ये डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो जब डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इस चक्कर में बेटा ये भी ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा चार्ज नेगेटिव, यहां ऑलरेडी पॉजिटिव आ चुका है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और फिर यहां चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, वो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, और यहां पर आपका नाइट्रोजन ऐसे लिख उठेगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये स्ट्रक्चर बन गई। क्लियर? तो देखो ये साफ साफ बन गया, और फिर से आप वही H+ जो आपने मीडियम में दिया है वो वापस ले लेंगे, तो आपका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जब आप रेजोनेंस सीख जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस और आसानी से कर पाएंगे। क्या करना है आपको, ये देखना है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर को होगा। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन है, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा, तो यहाँ नेगेटिव जनरेट होगा, यहाँ पॉजिटिव। इस पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी। उस इलेक्ट्रॉन की कमी को भरने के लिए पीछे पीछे वाले पाई बॉन्ड बोलेंगे भैया हम आ रहे हैं, परेशान मत हो, तो ये पाई बॉन्ड इधर कोई ब्रेक होगा, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव ऑलरेडी लगा था, वो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे? एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। जब ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल गए तो इस पे क्या लगा? पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके एक पाई बॉन्ड बना लेंगे। आगे बात समझ में? इस तरह से यह हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन की तरह काम करता है, ये भी समझ लें, क्योंकि आपको ये लग सकता है कि थर्ड कंडीशन में जो हाइड्रोजन सबसे नीचे मिला था वो अल्फा हाइड्रोजन कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है वो। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये। यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट इज। अब यहां पर देखो बेटा, हमें पता है कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, इसके पास है 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास है 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 + 3 कितना हो गए? 6, 6 + 2 कितने हो गए? 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये देखो फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसके पास 3, इसके पास 3, इसके पास 1, तो टोटल कितने हो गए? 3 + 3 6 एंड फिर 1 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए इसके पास। यहां अगर हम बात करें तो देखो ये फंक्शन ग्रुप, ये फंक्शन ग्रुप, इसके पास 3, इसके पास 3, और यहां पर अगर आप बात करें तो यहां पर एक्चुअल में ये ऐसे रहेगा, यहां पर मतलब इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन दिखाना है आपको, ये ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब आप ये कहेंगे कि देखो ऐसे स्ट्रक्चर में जब हमें कंपेयर करना हो तो हम ये कहते हैं जितने ज्यादा C डबल बॉन्डो ग्रुप होंगे उतने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो आप बोलेंगे C डबल बॉन्डो ग्रुप पे तो सब में सेम है। ठीक है,
फिर जिसके पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो, तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इसके पास है, इनके सबके पास तो नहीं है, तो सबसे ज्यादा तो यही हो जाएगा। सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब सेकंड थर्ड की बात कर लें, तो सेकंड थर्ड में एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप तो रहा नहीं, ठीक है, तो इसके पास 7 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास ज्यादा फिर वो आंसर हो जाएगा। तो सेकंड, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा। ऐसा किस में दिया गया? फर्स्ट आंसर में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following is the most stable enol form of the 1,3 cyclohexane dione? तो बेटा ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, और ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। हमें पता बेटा ये कौन है? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होने की वजह से इसी का हाइड्रोजन सबसे पहले इनोलाइज होगा, ठीक है। और आपको पता है कि जब इसका इनॉल फॉर्म बने तो बेहतर हो कि उसमें क्या प्रेजेंट हो? रेजोनेंस प्रेजेंट हो, ठीक है, रेजोनेंस प्रेजेंट हो। तो कैसे होगा बेटा? आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि इसका जो हाइड्रोजन है ये इसके पास पहुंच जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी? ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, O बदल जाएगा OH में, और ये डबल बॉन्ड लग जाएगा, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अभी भी लगा रहेगा। अब देखो यहां पर तो अब sp2 हो गया, अब इसका यूज कर नहीं सकते, तो अब क्या होगा? ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके लिए अल्फा कार्बन ये हुआ ना अल्फा कार्बन। तो जब ये हुआ तो अब क्या करना है? इसका हाइड्रोजन इसको दे दो और डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर लो। तो जब ऐसा करोगे तो बताओ क्या बन जाएगा? यहाँ OH लगा रहेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड पहले से लगा रहेगा। ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहाँ दिख रहा है? थर्ड वाले में। और ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसने तो मोस्ट स्टेबल पूछा है, क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे भी बताया, जब इनोलाइजेशन हो और उसमें रेजोनेंस पाया जाए, तो आप देखो ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या फिर यहाँ देखो क्या लिखा है? लोन पेयर सिंगल डबल, तो यहाँ पर ज्यादा रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आंसर विल बी थर्ड। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रहे, ऐसे क्वेश्चन को करना आना चाहिए। टॉटोमर ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का टॉटोमर क्या होगा? ये अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, इसके पास ये जो हाइड्रोजन है इसको यहाँ पहुंचा दो, डबल बॉन्ड को यहाँ पहुंचा दो। तो कहाँ दिख रहा है? ऐसा ऐसे दिख रहा है, या फिर इधर से ले लो ओरिएंटेशन बनाने के लिए, इसका जो हाइड्रोजन है इसको दे दो ऑक्सीजन को, डबल बॉन्ड यहाँ लेके आ जाओ। देखो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और ये वहां पहुंच गया, तो क्या होगा आंसर? इसका सेकंड हो जाएगा, पहला, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट नहीं यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। Which of the following hydrogen involved in enolization of given compound? कौन सा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा? बेटा ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, कोई उम्मीद नहीं, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, कोई उम्मीद नहीं, ये वाला कार्बन। कंडीशन नंबर 3 याद करिए बेटा, क्या सिखाया था? जब यहाँ कोई उम्मीद नहीं तो सबसे लास्ट में आइए, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है जब ये निकल जाएगा H+ के फॉर्म में, कार्बन पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में आ गया ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो ये किस हाइड्रोजन को हटा करके आया? गामा हाइड्रोजन को। तो आंसर क्या हो जाएगा? H गामा, ये आपका करेक्ट आंसर। तो देखो कंडीशन नंबर 3 को हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सिबिट टॉटोमेरिज्म? अगेन बेटा देखो ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर देखो क्या है? 2 हाइड्रोजन है, तो ये तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बी तो करेगा ही करेगा। अब सवाल है कि इस पे ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और अगर मैं इधर चलूं तो इसके पास ये दोनों CH3 हैं, ठीक है, और इधर चलूं तो इसके पास देखो 1 2 3 और ये CH3, तो इसके पास तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो केवल इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ओनली हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में? तो इस तरह से आपका टॉटोमेरिज्म कंप्लीट हो गया, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा था पर कोई बात नहीं, आप अच्छे से कर लेंगे, है ना। साथ साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब आपको टॉटोमेरिज्म में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, पहली बात तो पेशेंस के साथ, जो बच्चा यहां तक पहुंच गया है, जो मेरी ये वाली बात अभी सुन रहा है, इस बच्चे का सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी दुनिया में इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बच्चा दिखा रहा है कि इसके पास पेशेंस है, और जिसके पास धैर्य है, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि जो वो हासिल नहीं कर सकता, वो प्राप्त नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और अगर आपने साथ साथ में नोट्स भी बनाए हैं, सारे क्वेश्चंस भी मेरे साथ कर लिए हैं, तो आप सोचिए कि आप सही ट्रैक पे हैं, आप सही माइंडसेट के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आपको सिलेक्ट होने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करिए, उन्हें बोलिए कि फर्स्ट लेकर के लास्ट तक एक बार देखना और फिर बताना, टॉटोमेरिज्म में कोई क्वेश्चन आपका रह जाए, ना हो पाए तो बताना। क्लियर है बेटा? तो यहां तक का कंप्लीट। उसके बाद हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चरल आइसोमर का क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन जब करेंगे, तो इसका जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन था, क्योंकि मुझे सब याद रहता है कहां पर क्या मिस है, क्या भी आगे करना है, वहां पर मैं वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझाऊंगा आपको,
ठीक है, तो अभी तक का वीडियो कंप्लीट रहा, टॉटोमेरिज्म कंप्लीट हो गया अपना। इस तरह से अपना कंप्लीट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाले वीडियोस हो चुके हैं अभी तक। ठीक है बेटा, तो दोस्तों तक बताइए, उनको शेयर कीजिए, अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिखना स्टार्ट करिए। आपके एक एक कमेंट्स हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करते हैं। आप लिखेंगे तो हमारा भी काम थोड़ा आसान होगा, हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। और वो प्रेरणा के स्रोत आप ही लोग हैं, क्योंकि चैनल आपका है ना, सारे लेक्चर आपके लिए बनाए जा रहे हैं। तो आपके इन्वॉल्वमेंट से हमारे अंदर भी थोड़ी सी ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, चलो बच्चों, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और खूब सारी पढ़ाई करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, एनर्जेटिक रखें, घर वालों के साथ अच्छे रिश्ते रखें। ठीक है, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, पढ़ाई के लिए अच्छा माइंडसेट रखें और मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय बच्चों, जय हिंद।